मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। और भाई बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। आई नो बहुत सारे बच्चों को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, पर टेंशन ना लीजिए। यूट्यूब पे सारे वन शॉट वीडियोस आ रहे हैं आपके लिए, और इसी में एक ऐड ऑन कर रहा हूं मैं। सो ये वन शॉट आ रहा है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। ये जो वन शॉट है ये मैंने एक लाइव क्लास में लिया था, तो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूं। पर जितनी चीजें मैंने यहां पे पढ़ाई हैं, जितने क्वेश्चंस यहां पे कवर किए हैं, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा, पेन पेंसिल उठा लीजिएगा और साथ साथ सॉल्व करते चले जाइएगा। अगर आपको बीच में थोड़ा सा भी बोरिंग लगे कि सर बात कर रहे हैं या ये या वो, तो थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये क्लास काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, और आपके एओडी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। अगर आपने ये वन शॉट देख लिया, क्वेश्चंस कर लिए, तो ये पूरा चैप्टर इसके बाद फिनिश हो गया है। तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले एक और चीज बताना चाहता हूं, हमारा परसेंटेज बूस्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है हमारी एप्लीकेशन पे। जल्दी से एनरोल करा लीजिए, क्योंकि 10th ऑफ दिसंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ओके, चलिए आते हैं वीडियो पे। तो समझिए भाई, एओडी में पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सब कुछ पढ़ने की जरूरत? क्योंकि सब कुछ नहीं आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बोर्ड के लिए जो पढ़ना है, दैट इज वेरी लिमिटेड एंड दैट इज अ स्ट्रिक्ट विंडो, जिसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछा जाएगा? सो सबसे पहला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट मेजर। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम रेट मेजर। रेट मेजर का जो क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम 4 मार्क्स, मिनिमम 2 मार्क्स का आ सकता है। रेट मेजर से एक क्वेश्चन आ सकता है। सो यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ रेट मेजर, जो मैं अभी यहां पे कराने वाला हूं। देन सेकेंड टॉपिक जो है वो है नॉर्मल्स, टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, या नॉर्मल्स एंड टैंजेंट्स बोल देते हैं, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। नॉर्मल्स एंड टैंजेंट्स जो सेकेंड एक्सरसाइज है, अगेन यहां से मैक्सिमम 4 मार्क्स, मिनिमम 2 मार्क्स का यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल्स एंड टैंजेंट्स। देन इसके बाद आ सकता है आपके पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। इंक्रीजिंग and decreasing function. Now this includes strictly increasing, strictly decreasing. Increasing and decreasing से you can get 1 question, again minimum 2 नंबर, maximum 4 नंबर। अब ये सब नहीं आएगा, इनमें से एक आएगा, इनमें से एक आएगा, राइट? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। और लास्ट एंड द फाइनल, मैक्सिमा एंड मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। मैक्सिमा एंड मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, एंड दिस इज फॉर श्योर। डेफिनेटली यू विल गेट मैक्सिमा एंड मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम। दिस इज फॉर श्योर फॉर 6 मार्क्स। सो इस चैप्टर से टोटल कितने नंबर का आ सकता है? आई थिंक मैक्सिमम, मिनिमम 10, मैक्सिमम 12, 10 to 12 मार्क्स का इस चैप्टर से आ सकता है एज पर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आई होप सुबह आपने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बेहतरीन तरीके से लगा ली है। सारा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया है खत्म, एंड आपने दोपहर में गेस्ट पेपर जरूर लगाए होंगे। गेस्ट पेपर 1 हो गया होगा, सबका सोल्यूशन हमने चेक कर लिया होगा, बेहतरीन तैयारी हो गई होगी। 2.5 घंटे में गेस्ट पेपर करने, बार बार बोल रहा हूं, लिमिट, टाइम लिमिट को मद्देनजर रखिए। प्लीज पे अटेंशन टू द टाइम इन विच यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, बिकॉज दैट इज वेरी क्रूशियल। हो सकता है पेपर आपको पूरा आता हो, 100 में 100 नंबर आ जाए, 80 में 80 नंबर आ जाए, लेकिन
पेपर छूट जाए, आप 50 नंबर का ही करके आ पाए। नाउ दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट और बहुत दुख लगता है जब पूरा पेपर आता है लेकिन टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस कीजिए, टाइम लगाइए, घड़ी लगाइए, घड़ी लगा के प्रैक्टिस कीजिए। पेपर लेंदी आएगा, पेपर टफ आएगा इस बार का। डेफिनेटली यू विल गेट सम चैलेंजिंग क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो शायद अभी तक देखे नहीं हैं, पर शायद गेस्ट पेपर अगर कर लोगे, ये जो 5 गेस्ट पेपर से कर लोगे, तो शायद कोई ऐसा क्वेश्चन ना मिले जो देखा ना हो। मतलब कोई ना कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, और हमारी लाइव क्लासेस कर रहे हो तो डेफिनेटली देख लिया ही होगा। ठीक है भाई, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सबको ओके। हाउ वेल वी डू गेस्ट पेपर्स, क्या बोल रहे हो भाई? ओके सर, हाउ विल वी डू गेस्ट पेपर्स इफ वी डोंट नो हाउ टू आंसर मोस्ट? अगर ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते आंसर करने तो भाई आपको पहले रिवीजन करना है, 1 शॉट वीडियोस देखने हैं, कंप्लीट द 1 शॉट सीरीज। 1 शॉट सीरीज जो है वो मेरी एप्लीकेशन यूट्यूब पे पड़ी हुई है, यूट्यूब पे डाली हुई है, उसको देख लीजिए, 1 शॉट कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद ये जो रिवीजन लाइव क्लासेस चल रही हैं इनको देख लीजिए, या ये जो रिवीजन लाइव क्लास चल रही है इसी को देख के गेस्ट पेपर लगा लो, बहुत है यार, पढ़ लोगे पास हो जाओगे, बेहतरीन हो जाएगा। चलिए भाई, कंप्लीट एओडी करेंगे। हाँ, कंप्लीट एओडी करेंगे। तो देखो, एओडी में बस इतनी चीजें पूछी जाती हैं, इसमें से सबसे ज्यादा चांसेस जो है आने के, मैक्सिमम चांसेस जो है आने के, वो है रेट मेजर के, रेट मेजर, देन नॉर्मल्स एंड टैंजेंट्स, एंड देन मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम। अब ये देखो 6 नंबर का आएगा ही आएगा डेफिनेटली, सो दिस इज डेफिनेट। ये सीबीएसई में भी आता है, आईएससी में भी आता है। अगर कोई सीबीएसई वाला देख रहा है गलती से तो भाई ये कर लो, 6 नंबर पक्के हैं। सीबीएसई में भी आता है, आईएससी में भी आता है, राइट? सो दिस 6 मार्क्स आर डेफिनेट। इसको छोड़ के जो बच्चे 2 या 4 नंबर, वो यहां से आने के ज्यादा चांसेस हैं, रेट मेजर, नॉर्मल्स एंड टैंजेंट्स। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आएगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक आपको शॉर्टकट बताऊंगा, उस शॉर्टकट को किसी भी क्वेश्चन पे लगा देना, यू विल गेट द आंसर। चीट कोड है, आंसर हर जगह आ जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए भाई, शुरू किया जाए क्लास। क्या कहते हो? 786 बच्चे आए हैं, क्या बात है भाई, 786 लकी नंबर, 786 बच्चे हैं, फाइन। चलिए स्टार्ट किया जाए भाई। अबे लाइक तो कर दो नालायकों, 137 लाइक किए हो यार, कैसे आदमी हो यार तुम लोग, मतलब लाइक करने में भी तुम लोग की क्या बताएं भाई। चलो कोई बात नहीं, जैसा है ठीक है। चलिए भाई, कंप्लीट एओडी करेंगे। हाँ भाई, कंप्लीट एओडी करेंगे, ठीक है। चलिए, एक रिक्वेस्ट है, आफ्टर दिस लेसन सेशन कैन यू मेक अ वीडियो ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड टाइप क्वेश्चंस इन एग्जाम ऑल चैप्टर्स इन अ सेपरेट वीडियो। बेटा मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लॉस्ट इन सोशल मीडिया, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो जिसमें मैंने बताया कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस टॉपिक से आने वाले। सो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू हैव टू स्टडी। उसका वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, एक बार चैनल को थोड़ा सा देखो, समझो, मिल जाएगा। 10 ईयर के क्वेश्चन लगाने से फायदा नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे पैटर्न चेंज हैं। इफ़ आई गेट 50 आउट ऑफ 80 आई विल गिव यू 10 करोड़ डेली। क्या बात है भाई, हमको नहीं चाहिए आपके 10 करोड़, आप अपने पास रखिए। 50 नहीं, आप 80 में से 80 लाइए, यही हमारी कामना है। दिस इज वॉट आई डिजायर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे रेट मेजर से। रेट मेजर करेंगे, नॉर्मल्स टैंजेंट्स करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, इसी ऑर्डर में हम लोग अपना अपना काम करेंगे। तो रेट मेजर के डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। पहले तो ये बताओ, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? थोड़ा सा लैग रहता है यूट्यूब पे और मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ उसके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है 30 सेकेंड्स का। तो मैं एक बार स्क्रीन पे देख लेता हूँ ये क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है तो इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर नहीं क्लियर दिखाई दे रहा है तो आई थिंक फिर मुझे कैमरे की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। चलिए, दिखाई दे रहा है, बेहतरीन दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन देखिए। सो रेट मेजर में दिया क्या होता है? रेट मेजर में आपको या तो किसी पर्टिकुलर चीज का एरिया दिया होगा, या पर्टिकुलर चीज का पेरीमीटर दिया होगा, या किसी पर्टिकुलर चीज का वॉल्यूम दिया होगा, या किसी पर्टिकुलर चीज का कर्व्ड सरफेस एरिया दिया होगा, या टीएसए दिया होगा। इनमें से कोई चीज दी होगी, कोई चीज बढ़ रही होगी या घट रही होगी। रेडियस पर यूनिट टाइम या तो बढ़ रहा होगा, या लेंथ पर यूनिट टाइम घट रही होगी, या ब्रेथ पर यूनिट टाइम कम हो रही होगी या ज्यादा हो रही होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं रेट मेजर में। सो रेट मेजर में करने कैसे हैं क्वेश्चंस? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहां लिख के लाया हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे और इसी के थ्रू आप रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 2 घंटे में कंप्लीट नहीं किया जा सकता, कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे इस चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को समझने में। आई होप आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स तो आते ही होंगे और उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आज हम लोग सारी पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है भाई,
सो रेट मेजर की बात करते हैं यहां पे, रेट मेजर। तो रेट मेजर में सबसे पहली चीज क्या है भाई? रेट मेजर में सबसे पहली चीज आती है, ये क्वेश्चन से देखते हैं और इससे समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दिया है, सो लेट अस मेक अ रेक्टेंगल, इसकी जो लेंथ दी है दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू x एंड द ब्रेथ y, ब्रेथ जो दी है वो y के बराबर दी है। ओके, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जो आपको डिक्रीजिंग दिया है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, इफ यू लुक एट द यूनिट ऑफ दिस यू विल गेट टू नो दैट दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि 3 सेंटीमीटर पर मिनट कम हो रही है इसकी लेंथ। तो अगर लेंथ को x से डिनोट किया गया है तो हमको दिया क्या है यहां पे क्वेश्चन में, दे हैव गिवन dx by dt. Now whenever something is decreasing we will take it as negative, whenever something is increasing we will take it as positive. कोई चीज डिक्रीज कर रही है तो नेगेटिव लेनी है, इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव लेनी है। सो dx by dt नेगेटिव, डिक्रीज कर रही है सो -3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो हमको ये पता कैसे चला कि ये विद रिस्पेक्ट टू t है, हमको यूनिट से पता लगा, यहां पे मिनट दिया हुआ है तो हमको ये पता चला ये dx by dt दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ पर टाइम 3 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीज कर रहा था इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगा लिया। नेक्स्ट लाइन कह रही है एंड द विड्थ y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute. Now since it is increasing we will use a positive sign, कुछ ना साइन हो मतलब पॉजिटिव साइन। और इसकी यूनिट से देख के ये समझ में आया 2 सेंटीमीटर पर मिनट, अगेन पर मिनट मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस इज इंक्रीजिंग। सो dy by dt is given to be equal to 2 centimeter per minute. Now it is saying when x is equals to 10 and y is equals to 6 find the rate of change of perimeter, rate of change of area. तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ये चिंटू क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। यू ओनली हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज, इसके सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ दिया है x के बराबर, ब्रेथ दिया है y के बराबर, सो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, राइट। Now we have to find the change of perimeter, that means we have to find dp by dt. So dp by dt बोले तो p को डिफरेंशिएट करना है with respect to t. तो 2 कांस्टेंट है, 2 को रोका, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t विल बी dx by dt एंड y का डिफरेंशिएशन विल बी dy by dt। ये हमने यहां पे लिखा। नाउ वी ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ dx by dt एंड dy by dt, लेट्स पुट द वैल्यू ओवर हियर। सो दिस इज 2 टाइम्स dx by dt is -3 प्लस dy by dt is 2, so -3 plus 2 is -1 into 2 is -2। नाउ पेरीमीटर जो होता है वो लेंथ में होता है, सेंटीमीटर यूनिट होती है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर मिनट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव सॉल्व्ड। किसी को यहां पे कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर दिक्कत परेशानी नहीं है तो हम इसका सेकंड पार्ट करना शुरू करते हैं। जल्दी से भाई लाइक ठोको और जल्दी से अंगूठा दिखा के बताओ, अंगूठा दिखा के मतलब थम्स अप करके दिखाओ कि क्या ये सबको क्लियर है यहाँ पे। यस, इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? आई होप आप लोगों ने भाई डिनर विनर कर लिया होगा, एनर्जी आ गई होगी। क्लियर है सबको भाई? लव फ्रॉम जामनगर, आई लव यू टू बेटा। बताइए भाई। बताइए भाई, क्लियर है यहाँ पे सबको? इज दिस क्लियर, यस और नो? क्या ये सबको क्लियर है भाई? क्या ये सबको क्लियर है भाई? बताइए भाई, सबको क्लियर है? फॉर्मूला शीट भाई डाल देंगे। डिनर नहीं किया भाई, ये 10 बजे वाली क्लास से पहले डिनर कर लिया करो, रात में बहुत लेट डिनर नहीं करना चाहिए, पेट में दिक्कत होती है, शरीर मोटा हो जाता है। अभी नहीं पता चलेगा, ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो पता चलेगा। लव फ्रॉम टाटा नगर, क्या बात है। टाटा नगर से एक क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी का, लेटर केम फ्रॉम कोलकाता इन टाटा नगर, तो टाटा नगर याद आ गया, क्या बात है भाई, टाटा नगर बहुत बढ़िया। क्लियर है सबको? ठीक, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ वी हैव टू फाइंड dA by dt। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी विल यूज प्रोडक्ट रूल। क्यों? क्योंकि x और y दो टर्म्स हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में।
x को रोका, y को ठोका, दैट इज dy by dt, प्लस y को रोका, x को ठोका, दैट इज dx by dt. So they are saying when x is equals to 10, so putting the value of x to be equal to 10, dy by dt is what? dy by dt is 2 centimeter per minute plus y की value is 6, dx by dt is how much? dx by dt is -3. सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 18 दैट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. अब यहां पे ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है. डू नॉट मिस टू राइट द यूनिट. यूनिट के नंबर कट जाएंगे. 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर? क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है. 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. दिस इज द फाइनल आंसर. ज्यादातर लोगों का आंसर सही आ गया है. बहुत बहुत बधाई हो. बहुत बहुत बढ़िया. वेरी वेरी गुड. क्लियर है भाई? 2.5x स्पीड से पढ़ाओ सर्वज्ञ सिंह. बेटा इतनी स्पीड से पढ़ा पाएंगे? तुम पढ़ पाओ तो पढ़ो, ना पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं. जब वीडियो आ जाएगा तो 2.5 से देख लेना भाई. मतलब पहले पढ़ाएं, फिर तुम्हारी स्पीड से पढ़ाएं, फिर तुमको पढ़ाएं, फिर फ्री में पढ़ाएं. सर्वज्ञ यार मतलब बहुत ज़्यादा चाहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी से. इतनी चाहते रखोगे तो बीवी से बहुत जूते पड़ेंगे भाई. सर्वज्ञ इतनी चाहते नहीं रखनी चाहिए. क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है. ये थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, पर टेंशन की बात नहीं है. सारे क्वेश्चंस कराएंगे. टफ क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा मैं यहाँ पे, थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी. क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. एक लैडर है जो 13 मीटर लॉन्ग है, एक वॉल के अगेंस्ट में लीन कर रही है. इस तरीके की लैडर है 13 मीटर लॉन्ग. द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड. द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल. सो लेट्स से दिस इज द वॉल. इस वॉल से दूर की तरफ खींचा जा रहा है इसके बेस को. जब इसके बेस को इधर की तरफ खींचा जाएगा तो जाहिर सी बात है ये ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होगी. राइट. दे आर आस्किंग अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. तो ये कितनी तेजी से खींचा जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड की तेजी से इसको खींचा जा रहा है अवे फ्रॉम द वॉल. हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग. ये वाला डिक्रीज निकालना है. व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. ये निकालना. तो इसके लिए क्या कर लेते हैं? सबसे पहले देखिए, इस ट्राइंगल को ले लेते हैं. ट्राइंगल ए बी एंड सी. अब वॉल जो है वो परपेंडिकुलर होगी, हमेशा सीधी होगी. इसको अगर हम x के बराबर मान ले, लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू x एंड लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू y. ये y के बराबर मान ले. तो ये जो दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, ये क्या दिया है? ये 2 मीटर पर सेकेंड एक्चुअली में दिया है dy by dt which is equals to 2 meter per second. Now they are asking us to find dx by dt when the foot of the ladder is 5 meter away from the wall. That means when y is equals to 5 we have to find dx by dt. ये कितनी तेजी से नीचे आ रहा है? dx by dt हमको यहां से निकालना है. क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? जल्दी बताइए. क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? अमन सोनी का आंसर भी आ गया. क्या बात है भाई अमन सोनी, बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से सॉल्व किया आपने. आंसर भी आपका सही लग रहा है. क्लियर है भाई सबको? बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो यहां पे हमको इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखिए तो इस ट्राइंगल में हम लोग क्या लगा सकते हैं? इस ट्राइंगल में हम लोग लगा सकते हैं क्या? हम लोग इस ट्राइंगल में लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम. अगर पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगाया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर. सो वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169. तो यहां पे हमने x और y के बीच में रिलेशन निकाल लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. नाउ लेट्स डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो ये आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी एंड कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है. राइट. हमको निकालना क्या है? यहां से हमको dx बाई डी टी निकालना है. तो dx बाई डी टी अगर यहां से निकाला जाए तो dx बाई डी टी किसके बराबर आ जाएगा? सो ये आ गया बेसिकली 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू, इस y वाले को पूरे को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा. सो हो गया -2y dy बाई डी टी. अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. सो dx बाई डी टी विल बी इक्वल टू -y
बाय एक्स माइनस वाई, इस एक्स को नीचे ले आए, इंटू डी वाई बाय डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी हमको निकालना था, राइट, और हमने यहां से निकाल लिया माइनस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमको दी है विच इज इक्वल्स टू 2, सो यहां से आ गया डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी वाई बाई डी टी की रख दी वैल्यू 2। अब y और x की वैल्यू क्या है, तो कह रहा है व्हेन y इज इक्वल्स टू 5, तो y की जगह हमने क्या रखा, 5 रख दिया। और x की वैल्यू क्या होगी, देखिए अगर y की जगह 5 रखते हैं, इफ वी पुट y टू बी इक्वल टू 5, अगर y की जगह अपन 5 रख देते हैं, ये 13 है, ये 5 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 12 के बराबर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं ये, सो x की जगह रख दिया हमने 12, इसको यहां से कैंसिल किया, सो आंसर कितना आ गया, -5/6। अब dx बाई डी टी निकाल लेते, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ निकाल लेते हैं, यहां से ऊपर से कितनी तेजी से कम हो रहा है, सो ये नेगेटिव में आ रहा है और आंसर यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सब कुछ मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में दिया है। सो द फाइनल आंसर इज -5/6 मीटर पर सेकेंड। सोनी जी का आंसर आ गया था, सबसे पहले आ गया था, बधाई हो भाई। लव फ्रॉम बख्शी का तालाब, स्टडी एवी, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर है भाई सबको? रिलेशन फंक्शन में इन्वर्टिबल बाइनरी नहीं है, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। 777 बच्चे हैं लाइव, क्या बात है भाई। सर मुझे मैथ्स में कुछ नहीं आता, बेसिक भी नहीं आता, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें हम? बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाओ, उसी से पास हो जाओगे भाई। गेस्ट पेपर लगा लो, जो हम कह रहे हैं वो करते जाओ, लाइव क्लासेस अटेंड कर लो, इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हो। क्लियर है भाई? क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे इस तरीके से हमने कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अगेन लंबा चौड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अ वाटर टैंक हैज अ शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। नाउ दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन। नाउ इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, दिस विल कम फॉर अ मिनिमम ऑफ 4 मार्क्स, कम से कम 4 नंबर का आएगा ही आएगा। और अगर ये क्वेश्चन आता है, फाड़ू क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कह रहा है वाटर टैंक हैज अ शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन का मतलब एक कोन जो उल्टा है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन with its axis vertical and vertex downward। axis vertical मतलब ये perpendicular है, और ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं vertex, vertex downward, vertex नीचे की तरफ है, ठीक है। its semi vertical angle is tan inverse 0.5। ये जो एंगल दिया है इसको सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं, दिस इज tan inverse 0.5, ये दिया है क्वेश्चन में। कह रहा है वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर मिनट। सो इसकी यूनिट देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन में दिया क्या है। सो मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, पर मिनट मींस टाइम। सो बेसिकली व्हाट दे हैव गिवन इज dv by dt which is equals to 5 मीटर क्यूब पर मिनट। दिस हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंस व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 10 मीटर। जब वाटर की डेप्थ 10 मीटर है, वाटर भरा हुआ है इसमें, ठीक। अब मान लो वाटर यहां तक भरा हुआ है, कहां तक भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है। भाई ये पता नहीं कैसा बोर्ड है यार। सो वाटर यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, यहां तक वाटर भरा हुआ है, ये यहां तक वाटर भरा हुआ है। सो जब वाटर की हाइट इसमें 10 मीटर्स के बराबर है, जब 10 मीटर तक इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसका 10 मीटर तक अगर पानी भरा हुआ है तो इसका कुछ रेडियस भी होगा। लेट्स से ये हम लोग ले लेते हैं, ये रेडियस ले लिया, लेट्स से ये r के बराबर ले लिया, ये रेडियस ले लिया इसका, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये सेमी वर्टिकल एंगल, अगर हम इसको लेट्स से मान ले थीटा के बराबर, इफ वी एज्यूम दिस टू बी इक्वल टू थीटा, तो दिया क्या है सेमी वर्टिकल एंगल, थीटा जो दिया है वो दिया है tan इनवर्स 0.5 के बराबर। tan इनवर्स को अगर हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दें, सो वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू 0.5। तो ये जो tan थीटा की वैल्यू है ये 0.5 दी हुई है। बताइए भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। कह रहा है वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर मिनट, इसमें पानी भरा जा रहा है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। जब पानी भर रहे हैं तो धीरे धीरे किस रेट पे वाटर राइज कर रहा है। अब किस रेट पे वाटर राइज कर रहा है, तो वाटर राइज कर रहा है मतलब निकालना क्या है, वाटर राइज कर रहा है का मतलब निकालना है dh by dt। भाई वाटर कैसे राइज करेगा, वाटर जब राइज करेगा तो क्या बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी।
राइट। हाइट बढ़ेगी, तो जब हाइट बढ़ने के बारे में पूछ रहे हैं, वाटर इज राइजिंग का रेट पूछ रहे हैं, मतलब dH by dt पूछ रहे हैं। किस पे पूछ रहे हैं? फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 10 मीटर, और dH by dt निकालना है जब h की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर के बराबर है। ठीक, क्या ये सबको क्लियर है भाई? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? ये क्वेश्चन आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, शायद ऊपर से कुछ क्वेश्चन कट गया है क्या? एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। नहीं, पूरा दिख रहा है क्वेश्चन? पूरा नहीं दिख रहा है भाई? क्वेश्चन पूरा दिख रहा है भाई? क्वेश्चन कटा कटा दिख रहा है? ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा कटा कटा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। सेलेक्ट, हाँ अभी शायद क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। आई थिंक नाउ द क्वेश्चन इज विजिबल टू यू। अभी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पूरा दिख रहा है ना? हाँ भाई, सो अभी क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। चलिए, अभी क्वेश्चन आपको दिखेगा पूरा, ठीक है। चलिए, सो यहां पे ये बात हो गई, dH by dt निकालना है। कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंस। अच्छा, अब यहां पे अगर tan थीटा देखा जाए तो tan थीटा किसके बराबर दिया है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इफ दिस इज थीटा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर हो जाएगा r, और बेस हो जाएगा क्या? बेस हो जाएगा h। tan थीटा की वैल्यू 0.5 है, 0.5 मतलब हाफ इज इक्वल्स टू r बाई h, तो हाफ इज इक्वल्स टू r बाई h हो गया। अब हम यहां से अगर r की वैल्यू निकालें तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r विल बी इक्वल टू h बाय 2, तो r की वैल्यू आ गई h बाई 2 जब हमने tan थीटा लगाया। अब हमको dv बाई dt दिया हुआ है, सो वॉल्यूम क्या होता है भाई कोन का? 1/3 पाई r स्क्वायर h। नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब दिक्कत ये है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, r रेडियस एंड h। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ सिंगल वेरिएबल, ताकि हम यहां से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू निकाल लें। अब बेसिकली सिंगल वेरिएबल में भी हमको dH बाई dt निकालना है, सो दैट मीन्स हमको रेडियस को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ हाइट। रेडियस को हाइट के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये tan वाली हमने आइडेंटिटी यूज की, और रेडियस आ गया h बाई 2 के बराबर, हाफ ऑफ द हाइट। तो रेडियस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे रेडियस की जगह लिख सकते हैं 1/3 पाई h, और रेडियस की जगह लिख सकते हैं h बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इज h बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई h क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। नाउ इफ वी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या आ जाएगा? dv बाई dt इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, कॉन्स्टेंट है रोक लिया, h क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3h स्क्वायर बाय 4 इंटू dH बाय dt। ये आ गया। हमको निकालना क्या है भाई? यहां से हमको निकालना है dH बाई dt, हाउ फास्ट इज द लेवल ऑफ द वाटर इज चेंजिंग। सो वी हैव टू फाइंड dH बाई dt। सो dH बाई dt निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो dH बाई dt की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। चलो भाई निकालते हैं। dH बाई dt कितना हो जाएगा? सो dv बाई dt कितना दिया है? 5 मीटर क्यूब पर मिनट इज इक्वल्स टू 1/3। अच्छा, इस 3 से 3 को काट दो, तो 3 से 3 कट गया, कोई बात नहीं, 3 से 3 को काट दिया, 1/3 नहीं बचा, क्या बचा? यहां से बचा पाई बाई 4 h स्क्वायर। नाउ dH बाई dt निकालना है किस पे? व्हेन h इज इक्वल्स टू 10 मीटर। देखो दिया है द हाइट इज 10 मीटर, तो h स्क्वायर की जगह 10 डालेंगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन ये 4 आई चुका है इंटू dH बाई dt। यही तो हमको निकालना है, dH बाई dt निकालना है। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20 अपॉन 100 पाई इज इक्वल्स टू dH बाई dt। सो dH बाई dt विल बी इक्वल टू 1/5 पाई मीटर पर मिनट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हमसे कह रहा था हाउ फास्ट इज द लेवल ऑफ द वाटर चेंजिंग, लेवल ऑफ द वाटर कितनी तेज चेंज हो रहा है। सो ये आ गया 1/5 पाई मीटर पर मिनट। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? नहीं है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताइए। 1/5 पाई बिल्कुल सही आंसर है, मीटर पर मिनट, करेक्ट। अक्षर श्रीवास्तव बिल्कुल सही भाई, करेक्ट। समझ में आ गया सबको? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? सर मैट्रिक्स के इनवर्स 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा।
सबको क्लियर है भाई? ये क्लियर हो गया सबको? जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। थम्स अप करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाए क्या? बताइए भाई, क्लियर है? क्लियर है भाई? लव फ्रॉम राजकोट, थैंक यू, लव यू टू। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। तो देखो हमारा जो फर्स्ट टाइप था दैट इज रेट मेजर। रेट मेजर में इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए अगेन फ्री स्टडी मटेरियल पे चले जाइए, वहां पे आपको ये वाले क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, रेट मेजर वाले। आफ्टर दैट वी हैव टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाले क्वेश्चन। टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के क्वेश्चन अगेन 2 से 4 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अभी आगे आने वाले में मैंने कुछ एमसीक्यूज दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो क्लास छोड़ के मत जाना, पढ़ते रहना। कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ग्राफ वाले क्वेश्चंस जो अभी तक आपकी किताब में नहीं हैं पर बोर्ड में आ सकते हैं। डेरिवेटिव के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपकी किताब में नहीं दिए हैं पर बोर्ड में आ सकते हैं। तो वैसे कुछ क्वेश्चंस मैं अभी लेके आ रहा हूं, इसके आगे आ रहे हैं, तो बने रहिएगा वरना नुकसान हो जाएगा। चलिए, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एट द पॉइंट at स्क्वायर, 2at। ठीक है, हमको इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट निकालनी है। हमको कर्व दिया है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? सो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है, यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है दैट इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। So equation of line passing through a point x1 comma y1 and whose slope is m is given by this particular equation। इस equation से हमको equation of line मिलती है। अब हमको निकालनी है equation of tangent। tangent की equation निकालनी है। तो tangent की equation निकालने के लिए हमको x1 y1 पॉइंट पता होना चाहिए जिस पॉइंट से tangent पास हो रही है। तो ये दिया हुआ है that this is passing from the point 2at स्क्वायर कॉमा 2at, at स्क्वायर कॉमा 2at से पास हो रहा है। तो हमको x1 की वैल्यू पता है विच इज इक्वल्स टू at स्क्वायर एंड y1 की वैल्यू पता है विच इज इक्वल्स टू 2at। ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। अब हमको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालने के लिए सिर्फ क्या नहीं पता? स्लोप। तो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये फंक्शन दिया है इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लेट्स फाइंड dy बाई dx, क्योंकि हमको पता है dy बाई dx ही स्लोप होता है। सो अगर इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा 2y y डैश इज इक्वल्स टू 4a। y डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4a अपॉन 2y। इसको फर्दर कैंसिल आउट करेंगे तो 2a अपॉन y आ गया y डैश। y डैश बोले तो dy बाई dx, बोले तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट, टैंजेंट का स्लोप। ठीक, अब टैंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पे निकालना है? at स्क्वायर कॉमा 2at। तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 2at। यहां रख देते हैं तो ये हो गया 2a अपॉन 2at। सो 2a से 2a कट गया, कितना आ गया? ये आ गया 1 अपॉन t। सो 1 अपॉन t क्या है? बेसिकली 1 अपॉन t जो है वो स्लोप ऑफ द टैंजेंट है। नाउ वी गॉट द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू है 2at इज इक्वल्स टू m। m की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बाई t x माइनस x1। x1 की वैल्यू कितनी आ गई? at स्क्वायर। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। पहला पार्ट हमने कर लिया पूरा। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल क्या होता है? सो नॉर्मल का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो टैंजेंट के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। अगर नॉर्मल टैंजेंट के परपेंडिकुलर है तो हमको पता है नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो नॉर्मल की स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमको पता है अगर हमको दो लाइंस दी हैं और उनका स्लोप m1 m2 के बराबर है और वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, दोबारा 12th में यूज कर रहे हैं, राइट। सो हमको पता है टैंजेंट का जो स्लोप है वो 1 अपॉन t के बराबर आया।
स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमको नहीं पता है, लेट्स से m2 मान लिया, -1 के बराबर हो गया, तो m2 की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, m2 की वैल्यू हो गई -t के बराबर। सो यहां से हम निकाल सकते हैं, m2 की वैल्यू निकाल ली, मतलब हमने निकाल लिया स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा y माइनस y1, y1 की वैल्यू दी है 280 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू आ गई -t, x माइनस x1, x1 की वैल्यू दी है 80 स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। क्या ये सबको क्लियर है? बताइए भाई, क्या ये सबको क्लियर है, हाँ या ना? ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है। क्या ये सबको क्लियर है भाई? सर जो आपके गेस्ट पेपर होते हैं उससे कुछ आता है? बेटा पता नहीं यार कुछ आता है कि नहीं आता, वो तो जब गेस्ट पेपर दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कुछ आता है कि नहीं आता है। जब पेपर लगाओगे, पेपर दोगे, पेपर आएगा, तब पता चलेगा कुछ आता है कि नहीं आता है। जो पढ़ता है उसके लिए आता है, जो नहीं पढ़ता उसके लिए कुछ नहीं आता भाई। थैंक यू अक्की जी, थैंक यू। पीडीएफ मिल जाएगा ना? हाँ भाई पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? पीडीएफ मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गया? कोई कह रहा है रिपीट कर दीजिए, देख लीजिए क्या किया दोबारा से। तो इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट निकालना था, नॉर्मल निकालना था, कर्व दिया हुआ था और हमको पॉइंट दिया हुआ था जिस पॉइंट से ये टैंजेंट और नॉर्मल पास हो रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। यहाँ पे m स्लोप होता है लाइन का, x1 y1 वो पॉइंट है जहाँ से वो लाइन पास हो रही है। तो x1 y1 की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव रिटन दैट। व्हाट वी हैड टू फाइंड वाज द स्लोप ऑफ द लाइन। नाउ हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट? सो स्लोप ऑफ द टैंजेंट का मतलब होता है y डैश, या इसका मतलब होता है dy बाई dx। तो हमको dy बाई dx निकालना था। dy बाई dx निकालने के लिए हमको फंक्शन दिया हुआ था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। हमने इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx की वैल्यू निकाली, यानी y डैश की वैल्यू निकाली, जो आ गई 2a अपॉन y के बराबर। यहाँ पे y क्या है? y वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना है। तो y की वैल्यू क्या है? 280। वी हैव टू फाइंड द स्लोप एट 280। y की जगह 280 रखा तो 2a से 2a कट गया, बचा क्या? 1 अपॉन t। ये जो 1 अपॉन t है ये आ गया y डैश के बराबर, मतलब dy बाई dx, मतलब स्लोप के बराबर। हमको स्लोप पता चल गया, हमको x1 पता था, y1 पता था, हमने वैल्यू रख दी, हमको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पता चल गई। इसके बाद हमको निकालना था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकाल सकते हैं? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए अगेन हमको पॉइंट पता था, बस नॉर्मल का स्लोप निकालना था। अब हमको पता है कि दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल्स टू -1। प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। सो प्रोडक्ट ऑफ टैंजेंट हमको पता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट हमको पता है 1 अपॉन t निकाल लिया है। स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं पता, उसको मान लिया m2 के बराबर। यहां से हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया जो आ गया -t के बराबर। अब नॉर्मल का स्लोप पता चल गया है, पॉइंट पता चल गए हैं, वैल्यू रखी, आंसर निकाल लिया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया सबको भाई? ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, सो दिस वाज द क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस भी 4 नंबर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगेन किससे हैं? टैंजेंट्स एंड नॉर्मल वाले चैप्टर से। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द कर्व x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू k कट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलरली। ऑर्थोगोनली मींस परपेंडिकुलरली। इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, अगर 8k स्क्वायर 1 के बराबर है तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये दोनों कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे कट कर रहे हैं, ये शो करना है। कट कर रहे हैं कब? जब 8k स्क्वायर 1 के बराबर है। सो देखो, अगर मान लो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ये दोनों एक दूसरे को लेट्स से इस पॉइंट A पे कट करते हैं परपेंडिकुलरली। अगर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इस पॉइंट A पे कट करते हैं परपेंडिकुलरली, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो टैंजेंट्स होंगी उनके बीच में भी कितना एंगल बन रहा होगा? 90 डिग्री का। इस पॉइंट पे बनने वाले दोनों कर्व्स की जो टैंजेंट होंगी वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही होंगी। किस पॉइंट पे? पॉइंट ए पे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या? सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट एट विच बोथ ऑफ दीज कर्व्स आर किसिंग ईच अदर, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो निकाल लेते हैं। तो दोनों को कट कर रहे हैं, कैसे करें? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले।
सो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर यहां रख दे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के एंड x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इस x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल्स टू के। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी k टू द पावर 1/3। अब y की वैल्यू k टू द पावर 1/3 आ गई। y की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें अगर तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो ये आ जाएगा k टू द पावर 2/3। सो x इज इक्वल्स टू k टू द पावर 2/3 एंड y इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1/3। ये दो पॉइंट्स हैं जिन दो पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, जिन दो पॉइंट्स पे हमारे कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, किस कर रहे हैं। तो a का हमने x कोऑर्डिनेट निकाला दैट इज k टू द पावर 2/3 एंड y कोऑर्डिनेट निकाला k टू द पावर 1/3। सो फर्स्टली हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको पता चल गया कि दोनों किस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब क्या करना है, हमको शो करना है कि ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं अगर 8k स्क्वायर 1 के बराबर है तो। ठीक है, अब 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, दोनों ही कर्व्स के टैंजेंट का स्लोप ऑफ द टैंजेंट निकालते हैं पहले कर्व के लिए। स्लोप ऑफ द टैंजेंट्स अगर यहां से निकालेंगे पहले कर्व के लिए तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2y y डैश इज इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। सो y डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/2y। y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी k टू द पावर 1/3 तो ये आ जाएगा 1/2 k टू द पावर 1/3। ये आ गया क्या, ये आ गया स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। नाउ सिमिलरली जो दूसरा वाला हमको कर्व दिया है इसके भी टैंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसके टैंजेंट का स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके टैंजेंट का स्लोप निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब ये x और y जो हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन करने पे। तो x को रोका y का डिफरेंशिएशन हो गया y डैश प्लस y को रोका x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और k का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट 0 के बराबर। ठीक, तो यहां से अगर y डैश निकालें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा -y/x के बराबर। दूसरे वाले कर्व का टैंजेंट का स्लोप किसके बराबर आ गया, -y/x। अब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है k टू द पावर 1/3 और x की वैल्यू है k टू द पावर 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों डिवीजन में है, दोनों बेस सेम है, डिवीजन में है तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा -k टू द पावर -1/3। ये आ गया दूसरे वाले कर्व का स्लोप। पहले वाले कर्व का स्लोप टैंजेंट का स्लोप, दूसरे वाले कर्व का टैंजेंट का स्लोप। अब हमको क्या पता है, हमको पता है ये दोनों टैंजेंट्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं। अगर ये दोनों टैंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं सो दैट मींस इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। जो दोनों ही टैंजेंट्स के स्लोप का, कौन कौन से स्लोप हैं, ये और ये, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। बिकॉज दो लाइंस अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रही हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। पिछले क्वेश्चन में भी लगा के बताया। ठीक है, तो यहां पे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 k टू द पावर 1/3 इंटू -k टू द पावर -1/3 इज इक्वल्स टू -1। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/2 k। अब देखो 1/3 और -1/3 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3 और ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। ठीक, अब इस k को आप इधर ले जाओ या इस 2 को आप इधर ले जाओ तो ये हो गया k टू द पावर -2/3 इज इक्वल्स टू 2। इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा k टू द पावर 2/3। अगर रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 1/k टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। भाई पावर अगर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, उसको डिनोमिनेटर में ले गए तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक, इसके आगे देखिए क्या करेंगे, तो इसके आगे मैं यहां पे सॉल्व करके दिखा देता हूं। अब इस k की पावर 2/3, k की पावर 2/3 ये किसके बराबर आ गया, सो ये आ जाएगा 1/2 के बराबर। रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों तरफ तो ये 1/2 के बराबर आ गया। अब क्यूब कर दे, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे k की पावर 2/3 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1/2 का होल क्यूब। सो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का होल क्यूब कितना होता है, 8। ठीक है, से आ गया k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/8।
तो यहां से क्या जाएगा 8k² इज इक्वल्स टू 1। सो 8k² किसके बराबर आ गया, 8k² 1 के बराबर आ गया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमको शो करना था वो हमने शो कर दिया। क्या ये सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, जल्दी बताइए। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? क्लियर है भाई, क्लियर है भाई? संचित कह रहे हैं अंकिता पढ़ा दो, फेल हो जाऊंगा। बेटा तुम अंकिता से पढ़ोगे वैसे भी फेल हो जाओगे तुम, क्योंकि तुम पढ़ने की बात नहीं कर रहे हो, तुम कोई और चीज़ की बात कर रहे हो। यहाँ पे एग्जाम से पहले लड़का लड़की से कहाँ पढ़ सकता है भाई? क्लियर है भाई? इज दिस क्लियर? क्लियर है भाई? क्या ये सबको क्लियर है? गेस्ट पेपर के प्राइस भाई 500 रुपये का है, दिया हुआ है ऊपर लिंक, देख लो क्लिक करके। 5 गेस्ट पेपर 500 के हैं सोल्यूशन के साथ। दोनों स्लोप टैंजेंट के हैं ना? हाँ बेटा दोनों स्लोप टैंजेंट के हैं। जब हम dy/dx निकालते हैं तो ये जो स्लोप आता है ये टैंजेंट का ही स्लोप आता है। ये भी टैंजेंट का स्लोप है, ये भी टैंजेंट का स्लोप है, तो दोनों टैंजेंट्स के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर रखा और यहां से आ गया 8k² इज इक्वल्स टू 1। ये 1 के बराबर आ गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो पहला टॉपिक था रेट मेजर, दूसरा टॉपिक था टैंजेंट नॉर्मल, तीसरा टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है या कोई भी फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है, ये कैसे पता चलता है? तो इसको पता करने का जो बेहतरीन टेस्ट है, जो बेहतरीन मेथड है, दैट इज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आंख बंद करके सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लगाइए और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्या होता है ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? तो वट एवर फंक्शन इज गिवन टू यू, fx आपको जो भी दिया हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि आप सबसे पहले निकालिए f'(x), दैट इज आप सबसे पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, देन आप उस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डबल डेरिवेटिव निकालिए। जो फंक्शन दिया है जिसको हमको चेक करना है कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसके लिए क्या करो, उस फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करो। अगर डबल डिफरेंशिएशन करने पे फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, f'(x) पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, और f'(x) निकालने पे, डबल डेरिवेटिव निकालने पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। बस दैट इज द कंडीशन। बस ये कंडीशन याद रखिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। बस यही कंडीशन है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लीजिए, हर क्वेश्चन में आप बता पाओगे कि क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हमको fx जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, दैट इज गिवन एज kx³ + 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा ये, सो दिस इज f'(x) इज इक्वल्स टू 3kx²। 5 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ठीक, एक बार डिफरेंशिएट किया, दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर दोबारा डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, f'(x) इज इक्वल्स टू 6kx। नाउ द कंडीशन इज, नाउ दे आर आस्किंग फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। अब ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या है भाई, डिक्रीजिंग की कंडीशन है कि अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव जो हमने निकाला, f'(x) जो निकाला वो ये आया। सो ये क्या है, ये नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, लेस दैन 0। सो 6kx शुड बी लेस दैन 0। तो k की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो k की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो k लेस दैन 0 पे, k की वैल्यू कोई भी ले लो लेस दैन 0, या k की कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो। भाई अगर k नेगेटिव है तो -6x आ जाएगा,
अब -1 ले लो तो -6x आ जाएगा, -2 ले लो तो -12x आ जाएगा, -3 ले लो तो -18x आ जाएगा. सो दैट मीन्स व्हेन k इज लेस दैन 0 ये फंक्शन हमेशा कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी f'(x) कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. क्या ये सबको क्लियर है भाई? ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बहुत ही बेसिक सा मंत्र है जो आपको बता रहा हूं. -1 आंसर नहीं होगा, आंसर होगा k इज लेस दैन 0. 2 नंबर मिलेंगे जब आप लेस दैन 0 लिखोगे. -1 एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर जनरल सॉल्यूशन क्या है, k इज लेस देन 0. अब 0 से कम -0.1 भी रख दो तो भी तो नेगेटिव है, तो भी तो डिक्रीजिंग है. -0.2 भी रख दो तो भी तो डिक्रीजिंग है, तो भी तो नेगेटिव है, राइट. सो k इज लेस देन 0, ये इसका आंसर है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज लेस देन 0. ये क्वेश्चन है. अब ये क्वेश्चन जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले हैं वो ज्यादा आने के चांसेस नहीं है. आपको ध्यान देना है रेट मेजर पे, टैंजेंट नॉर्मल पे, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स पे. दैट्स इट. ठीक है, ये जो मैं करा रहा हूं ये तो कर ही लो. इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. नाउ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. इस तरीके के क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आने के ज्यादा चांसेस हैं. अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. इंटरवल पूछेगा, किस इंटरवल में फंक्शन बढ़ रहा है, किस इंटरवल में फंक्शन घट रहा है, ये यहां पे पूछ सकता है. ठीक है, तो पहला वाला फंक्शन अगर आप देखें, फर्स्ट फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल्स टू 10 - 6x - 2x². कह रहा है किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है. सो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द इंटरवल्स फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझते हैं. इंटरवल जब भी निकालने हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए तो क्या करो, f'(x) निकालो और उसको 0 के बराबर रख दो. व्हाटएवर द फंक्शन इज गिवन उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख दो. फिर उसके बाद बना लो वेवी कर्व. वेवी कर्व आता है ना बनाना, वेवी कर्व जो ऐसे बचपन में सीखा था क्लास 11th में, जिसमें ऑल्टरनेटली प्लस माइनस का साइन रखते हैं. जहां जहां प्लस आ रहा है वहां वहां फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहां जहां नेगेटिव आ रहा है वहां वहां फंक्शन डिक्रीजिंग है. बस यही करना है अगर आपको इंटरवल्स निकालने हैं फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. बस यही करना है आपको. ठीक, तो कैसे करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो ये फंक्शन दिया है, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, f'(x) निकालते. तो f'(x) निकालेंगे, 10 का डिफरेंशिएशन 0, -6x का डिफरेंशिएशन -6, -2x² का डिफरेंशिएशन -4x. ये आ गया. ठीक, अब क्या कीजिए, f'(x) को 0 के बराबर रख दीजिए. अगर इसको 0 के बराबर रख दें तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2. तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से क्या, -3/2. ठीक, अब x की वैल्यू -3/2 आ गया. कुछ भी नहीं करना आपको, यहां पे एक लाइन बना लेनी है. ठीक, लाइन, नंबर लाइन बना ली. नंबर लाइन में जो x की वैल्यू आई उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं -3/2 को. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जहां बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं. ऑलरेडी मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जब मैंने पढ़ाया था, इससे पहले भी एक बार यूट्यूब पे लाइव पूरा पढ़ा चुका हूं, उसमें मैंने आपको बताया था, दोबारा से बताता हूं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे कराए थे MIB सीरीज में. MIB सीरीज देख लेना, इंपॉर्टेंट है. अगर कुछ तैयारी नहीं है तो MIB के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक, तो जब भी वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन लगा होता है, अंडरस्टैंड, व्हेनेवर वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन लगा होता है तो ऑल्टरनेटली राइट हैंड साइड से हम प्लस से शुरू नहीं करते हैं, हम प्लस माइनस प्लस नहीं लगाते हैं, हम माइनस प्लस माइनस लगाते हैं. याद रखना, वेरिएबल के सामने, एक्स के सामने अगर नेगेटिव साइन है तो हम माइनस प्लस माइनस करेंगे. तो यहां पे हमने अगर वेवी कर्व बनाया, ऐसा बना, हमने लगाया माइनस प्लस. क्यों? क्योंकि वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन है. ठीक, अब जहां पे प्लस है वहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जहां पे माइनस है वहां पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है. अब पूछ क्या रहा है यहां पे क्वेश्चन, सो क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है, क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. तो इंक्रीजिंग का इंटरवल बताना है और डिक्रीजिंग का बताना है. तो इंक्रीजिंग का बताना है और डिक्रीजिंग का बताना है. अब इंक्रीजिंग कहां पे है, इंक्रीजिंग वहां पे है जहां पे प्लस आ रहा है. प्लस कहां आ रहा है, -∞ से -3/2. सो इंक्रीजिंग है -∞ से -3/2. -3/2 पे लगा लो क्लोज और इस पे लगा लो ओपन. इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहता है. डिक्रीजिंग कहां पे है, जहां नेगेटिव साइन आ रहा है. तो डिक्रीजिंग क्या है, -3/2 से इन्फिनिटी पे. ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है. तो -3/2 पे लगाया क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी पे लगाया ओपन ब्रैकेट. क्या ये सबको क्लियर है भाई, हाँ या ना? क्या ये सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? ठीक है,
इज दिस क्लियर? क्या है, सबको क्लियर है? सैसी ब्यूटी, लव फ्रॉम रायपुर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद फैजल भाई, वालेकुम अस्सलाम। कम टू तमिलनाडु चेरी, ओके डेफिनेटली विल ट्राई। लव फ्रॉम रायबरेली, थैंक यू सो मच। साइन बता दो कैसे? साइन फिर से देख लो बेटा, जब भी साइन देखना है तो साइन कैसे देखना है, हम हमेशा जब भी हम नंबर लाइन बनाएंगे तो नंबर लाइन में बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपका साइन होंगे वो प्लस से शुरू होगा और माइनस पे आएगा। कब? जब वेरिएबल के सामने पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन है तो ये उल्टा हो जाएगा। आप नंबर लाइन पे जब वेवी कर्व बनाओगे तो आप पहले माइनस करोगे और फिर प्लस करोगे। बस ये याद रखना, इससे कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं और सेकंड पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट पे क्या कह रहा है देखिए। सो सेकंड पार्ट में कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 20 minus 9x plus 6x square minus x cube. Now we have to find the interval in which the following function is increasing and decreasing. चलो करो, इसको करके बताओ, do it yourself। इसको करके बताइए और बताइए कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। चलो कुछ आप भी सॉल्व करो और आप भी बताओ। इसको ट्राई कीजिए और बताइए, देखते कितने लोगों का आंसर सही है। इसको ट्राई कीजिए और बताइए, इसको ट्राई कीजिए। पास हो जाऊंगा, रिलेशंस, प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस पढ़ लिया हूँ। सर अगर दो क्रिटिकल पॉइंट आए तब क्या करना है? अगर दो क्रिटिकल पॉइंट आए तब क्या करना है? देखो यहाँ पे करो, यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। करके देखिए भाई, यहाँ पे करके देखिए। अब इसमें अगर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के देखिए, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया जाए, एफ डबल डैश एक्स निकाला जाए तो क्या आ जाएगा? एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया था -6x माइनस 6 माइनस 4x, तो ये आ जाएगा -4 के बराबर। सो -4 का मतलब है ये फंक्शन इंक्रीजिंग की तरफ भाग रहा है, इंक्रीजिंग की तरफ, सॉरी डिक्रीजिंग की तरफ भाग रहा है, डिक्रीजिंग की तरफ भाग रहा है। ठीक है, लेकिन हमको पॉइंट्स ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के पॉइंट्स निकालने थे, तो हमने पॉइंट्स यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके निकाल लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। सेकंड वाला बताइए कैसे आएगा, क्या आएगा आंसर? सेकंड वाले का आंसर बताइए क्या आ रहा है? सर ओपन ब्रैकेट स्ट्रिक्टली इन -3/2। शिवम अग्रवाल ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में फंसे हुए हैं भाई। सर सैसी ब्यूटी याद है आपका पिछला 2023 वाला बैच? हाँ भाई सैसी ब्यूटी याद है। इंक्रीजिंग -∞ से 1, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सर्वज्ञ सिंह, सही कह रहे हो सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कभी क्लास में भी आ जाया करो करने के लिए। गेस्ट पेपर्स तुम्हारे लिए पड़े हुए हैं पर तुमको करना नहीं है। जिनको फ्री में दे रहे हैं उनको करना नहीं है, जिनके है नहीं, जिनके पास, उनको वो कह रहे हैं फ्री में दे दीजिए। पास हो जाओगे भाई, बिल्कुल पास हो जाओगे, बेहतरीन पास हो जाओगे। x इज इक्वल्स टू 1,3 आ गया, राइट। सो यहाँ से जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा? एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा -9 + 12x - 3x स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आएगी 1 और एक वैल्यू आएगी 3। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स को जब हमने 0 के बराबर रखा तो 0 के बराबर रखने पे हमको x की दो वैल्यूज मिली, 1 और 3। अब 1 और 3 जो हमको वैल्यूज मिली उनको हम यहाँ पे रख देते हैं, तो 1 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, वेवी कर्व बनाते हैं, इस तरीके से बनाया। अब फिर से देखिए x का जो x स्क्वायर है, जो कोफिशिएंट है, उसके सामने जो साइन है दैट इज अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम उल्टा साइन लेके चलेंगे, माइनस प्लस माइनस। अगर नेगेटिव ना होता, सब कुछ प्लस होता, अगर एक्स स्क्वायर के आगे प्लस होता तो हम प्लस माइनस प्लस साइन लगाए होते, लेकिन क्योंकि नेगेटिव था तो माइनस प्लस माइनस उल्टा साइन लगा के चल रहे हैं। अब इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है? तो इंक्रीजिंग की अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है? इंक्रीजिंग है 1 से लेके 3 के बीच में इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग की बात करें तो कहां से कहां तक है? -∞ से 1 तक डिक्रीजिंग है, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक ये डिक्रीजिंग है। तो ये आ गया इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला पॉइंट। क्या ये सबको क्लियर है भाई? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉइंट, -∞ से 1, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और इंक्रीजिंग है 1 से लेके 3 के बीच में। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? क्लियर है भाई?
पूरे इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, नहीं पूरे इक्वेशन का साइन चेंज नहीं करना है। अगर साइन चेंज कर दोगे तो गड़बड़ा जाएगा, प्लस माइनस प्लस करोगे तो उल्टा हो जाएगा। जहाँ पे आपका इंक्रीजिंग आ रहा है वहाँ डिक्रीजिंग हो जाएगा, जहाँ डिक्रीजिंग आ रहा है वहाँ इंक्रीजिंग हो जाएगा। साइन चेंज करके गलती मत कीजिएगा, जो साइन चल रहे हैं उसको चलने दीजिएगा। साइन को अगर आप उधर ले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर गड़बड़ी आ जाएगी। जो इंक्रीजिंग है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, जो डिक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है। For how long will this live class last? This will last for just 1 more hour. 1 घंटा और चलेगी, सारे क्वेश्चन करा दें, आपको मजा आ जाए, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगी ये लाइव क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन दिया है ये 6 मार्क्स का वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इससे पहले कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है find the equation of the tangent line to the curve which is parallel to this line and perpendicular to this line। अब इस तरीके के क्वेश्चन किसके हैं? ये tangent normal वाले क्वेश्चन हैं जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो tangent normal वाले क्वेश्चन में कह रहा है find the equation of a tangent to the curve। कर्व क्या दिया है? कर्व दिया y is equals to x square minus 2x plus 7। इसकी इक्वेशन निकालनी है, इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, जो इस लाइन के पैरेलल है। अब अगर इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन के पैरेलल है का मतलब हुआ कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वही स्लोप होगा हमारी टेंजेंट का। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, उनका स्लोप इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं, यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स यहां से कितना आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इस स्लोप का निकाला, इस कर्व का निकाला, तो आ गया 2x माइनस 2। अब इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करें? हम इस लाइन को y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। सो दिस इज 2x प्लस 9। हमने इसको y इज इक्वल्स टू, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में। यहाँ पे m जो है दैट इज द स्लोप, x का कोफिशिएंट, ये जो है ये स्लोप है। तो इसका स्लोप कितना आ गया? इस लाइन का स्लोप आ गया 2 के बराबर। अब अगर इस लाइन का स्लोप 2 के बराबर आ गया और ये लाइन इस टैंजेंट के पैरेलल है तो इसका भी स्लोप कितना आ जाएगा? इसका भी स्लोप आ जाएगा 2 के बराबर। मतलब यहाँ से dy बाई डी एक्स इसके बराबर 2 के बराबर। तो dy बाई डी एक्स की जगह अगर 2 रख दें तो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। इस माइनस 2 को इधर ले जाइए तो ये हो गया 4 इज इक्वल्स टू 2x। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मतलब हमको इस पर्टिकुलर कर्व की टैंजेंट का स्लोप से जब इक्वेट किया तो हमको x की वैल्यू मिल गई 2। x की वैल्यू 2 मतलब है वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारी टैंजेंट इस कर्व को कट कर रही है। किस पे कर रही है? एट x इज इक्वल्स टू 2। अब जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दो होते हैं, x और y। हमको x मिल गया है, हमको y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? y की वैल्यू निकालने के लिए हम x की वैल्यू 2 यहां रख दें, हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट्स पुट x इज इक्वल्स टू 2 ओवर हियर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 7 के बराबर। सो x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 7 से ये टैंजेंट पास हो रही है। तो टैंजेंट जिन पॉइंट से पास हो रही है वो निकाल लिया। इस टैंजेंट का स्लोप किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब y की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू है 7, y माइनस 7 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू है 2, x माइनस x1 की वैल्यू है 2। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। सबको एक तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा y माइनस 2x माइनस 7 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 7, 7 माइनस 4 दैट इज 3 इज इक्वल्स टू 3। ये आ गया इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है भाई? जल्दी बताइए। y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, वेरी गुड। y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, सॉरी 2x प्लस 3 आएगा, 2x प्लस 3। हाँ, कृष्णा गुप्ता 2x प्लस 3 कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। हटसन बॉय बिल्कुल सही, सही आंसर है, करेक्ट। सेकंड पार्ट निकालने के लिए क्या कह रहा है? इस परपेंडिकुलर टू द लाइन। कुछ भी नहीं करना था, यहां तक जैसा हमने किया वही था, dy बाई डी एक्स निकाला। अब इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है का मतलब है कि इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा, टैंजेंट का स्लोप उसके -1 अपॉन में होगा। ठीक, इस लाइन का अगर अपन स्लोप निकालें तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? तो ये है 5y इज इक्वल्स टू 15x प्लस 13। तो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 13/5। तो ये जो 3 आया, ये क्या आया? स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब इस लाइन के अगर परपेंडिकुलर है, इस लाइन के अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि अब
इस वाली टैंजेंट का जो स्लोप है वो किसके बराबर हो जाएगा? द स्लोप विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट विल बी इक्वल टू -1/3। तो इस केस में आप क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स की जगह क्या रख देंगे? -1/3। क्यों -1/3? क्योंकि ये अब परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो यहां से हमने ये वाली इक्वेशन निकाल के रख दी और हमारा आंसर आ गया। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है भाई? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? क्लियर हो गया? सर मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस करा दो। बिल्कुल करा रहे हैं भाई, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस करा रहे हैं। टुमारो विच चैप्टर? सर टुमारो कौन सा चैप्टर होगा, क्या होगा, कितने बजे क्या होगा, सुबह 9 बजे वाली क्लास में क्या होगा, रात में 10 बजे वाली क्लास में क्या होगा, इसका वीडियो इस क्लास के बाद आपके पास यूट्यूब पे आ जाएगा। ठीक, तो इस क्लास के बाद यूट्यूब पे आपके पास इसका वीडियो आ जाएगा कि कल क्या करने वाले हैं। ठीक, अभी पहले ये तो देखो। हाँ भाई, इस तरीके के क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? डिटरमाइन द इंटरवल्स ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शन इंक्रीजेस। बताइए कहां कहां पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसका इंटरवल निकालना है। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 नंबर के एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ सकते हैं। आपको ऑप्शंस दिए होंगे, उन ऑप्शंस में से चूज करने के लिए दिया जा सकता है इस तरीके के क्वेश्चन को। थोड़ा सा ज्यादा चमक रहा है, इसकी चमक कम कर देते हैं, इसकी चमक थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा क्लियरली दिख जाए। हाँ, अभी क्लियरली दिखेगा आपको, राइट। सो कह रहा है इस फंक्शन को बताइए कि ये फंक्शन कहां कहां पे इंक्रीज कर रहा है, कहां कहां पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन कहां कहां पे इंक्रीज कर रहा है देखते हैं। तो इंक्रीज का मतलब है जहां जहां पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ कहां कहां से जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो -∞ से 1 तक इंक्रीज कर रहा है, -∞ से 1 तक, यहां से यहां तक -∞ से 1 तक बढ़ रहा है। ठीक, सो -∞ से 1 तक बढ़ रहा है। डिक्रीज कहां से कर रहा है? सो 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है कहां पे और डिक्रीज कर रहा है कहां पे? बस आप ये ग्राफ देखना सीख जाएंगे, आप क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे बोर्ड में। डिक्रीज कहां कर रहा है? सो ये डिक्रीज कर रहा है 1 से लेके 4 के बीच में डिक्रीज कर रहा है। फिर इंक्रीज कहां कर रहा है? 4 से लेके देखो 8 तक फिर से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि 8 के बाद थोड़ा सा सीधा हो गया है। तो इंक्रीज कहां कर रहा है? 4 से लेके 8 तक फिर से इंक्रीज कर रहा है। फिर 8 से लेके थोड़ा आगे तक फिर क्या कर रहा है? 8 से लेके आगे तक थोड़ा सा सीधा बढ़ा और फिर उसके बाद फिर से ऊपर हो गया। तो इंक्रीज किया कहां से? फिर 8 से लेके इन्फिनिटी तक ये इंक्रीज कर रहा है। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? भाई 1 नंबर का एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा। क्या ये सबको क्लियर है? क्रिश शर्मा कह रहे हैं ये गेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये गेस्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। और गेस्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे कराए हैं जो आपकी बुक में, किसी और बुक में नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। इसीलिए गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कर लो कर लो कर लो कर लो। और लाइट कम कर दे भाई, फिर से और लाइट कम कर दें। ये देखो भाई, और लाइट कम कर दी, अब देखो बिल्कुल दिखेगा, मैं काला हो जाऊंगा। थोड़ा सा साउथ अफ्रीकन। लव फ्रॉम कानपुर, थैंक यू। ओके, सो ये देखिए, अब ये हो गया है यहाँ पे क्लियर। इज दिस क्लियर? सबको क्लियर हो गया भाई? अब तो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 4 टू इन्फिनिटी नहीं, देखो 8 के बाद यहाँ पे क्या हो रहा था? 4 टू इन्फिनिटी वाली बात नहीं चल रही है। यहाँ पे देखिए 8 के बाद थोड़ा सा सीधा हो गया था, क्योंकि 8 के बाद थोड़ा सा सीधा हो गया था इसलिए ये इंक्रीजिंग 4 से 8 पे है और फिर 8 पे थोड़ा सा सीधा हो गया, फिर 8 से इन्फिनिटी पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरीके के क्वेश्चन देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, काम आएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। कह रहा है द टेबल बिलो शोज सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द डिफरेंशिएबल फंक्शंस u एंड v एंड देयर डेरिवेटिव्स। अगेन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट अवेलेबल इन योर बुक। ऐसे आपके बुक में दिए ही नहीं है क्वेश्चन, चाहे एमएल अग्रवाल लगा लो, चाहे एनसीईआरटी लगा लो, चाहे आर डी शर्मा लगा लो, किसी किताब में है ही नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इन क्वेश्चंस को पहली बार देखोगे तो कर नहीं पाओगे, इसीलिए करा रहे हैं। सो कह रहा है अगर आर एक्स, इफ आर एक्स इज इक्वल्स टू वी टाइम्स यू एक्स, कह रहा है फाइंड आर डैश टू। ठीक,
अच्छा देखिए, आपको बताता हूं एक क्वेश्चन जिससे आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अगर एफ एक्स आपको कुछ दिया जाता और आपसे कहता फाइंड एफ डैश टू, फाइंड एफ डैश टू, तो आप कैसे निकालते? अगर एफ एक्स आपको दिया जाता, यू हैड टू फाइंड एफ डैश टू, तो आप कैसे निकालते? आप सबसे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकालते, वॉट एवर द वैल्यू आती एफ डैश एक्स की, उसके बाद आप एक्स की जगह क्या पुट कर देते? आप एक्स की जगह 2 पुट कर देते और आपका आंसर आ जाता। सेम टू सेम यहां पे भी करना है, सेम टू सेम यहां पे भी करना है। क्या करना है? आपको आर डैश टू निकालना है, तो आर डैश टू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आर डैश टू निकालने के लिए आपको सबसे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आर एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा आर डैश एक्स इज इक्वल्स टू वी यू एक्स डैश। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा चेन रूल लगेगा यहां पे, तो चेन रूल अगर लगाएं तो ये आ जाएगा v डैश यू एक्स इंटू, पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, v को डिफरेंशिएट किया, v डैश आ गया, यू एक्स एज इट इज आ गया, इंटू अब इसके अंदर जाएंगे, चेन रूल कहता है बाहर से अंदर आने का, इसके अंदर जाएंगे यू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा u डैश एक्स। तो हमने यहां पे चेन रूल लगाया और इस तरीके से डिफरेंशिएट किया, ठीक है। सो अब निकालेंगे r डैश टू की वैल्यू, तो x की जगह 2 रख दिया r डैश टू निकालने के लिए, तो ये क्या आ गया? ये आ गया v डैश, अब जहां जहां x आ रहा है वहां 2 रख दो, u2 इंटू u डैश 2, ठीक। अब v डैश u2 की वैल्यू क्या है? देखिए u2 की वैल्यू क्या है? 2 के बराबर, तो ये हो गया v डैश 2 इंटू u डैश 2 की वैल्यू क्या है? तो u डैश 2 की वैल्यू है किसके बराबर? u डैश 2 की वैल्यू है 5 के बराबर, तो ये इंटू 5 हो गया। अब v डैश 2 की वैल्यू क्या है? सो v डैश 2 की वैल्यू कितनी है? v डैश 2 की वैल्यू है 2 के बराबर, तो ये हो गया 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 10। अब आपको यहां पे कह रहा है r डैश 2 निकालिए, तो r डैश 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 के बराबर आ गई। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? क्या है सबको क्लियर है? 10 इज द आंसर, वेरी गुड भाई। गेस्ट पेपर 5 कब आ रहा है? गेस्ट पेपर 5 आएगा भाई 18 तारीख को या 19 तारीख को। 18-19 से पहले नहीं आएगा क्योंकि कुछ चोर जो है वो बाजारी में चोरी कर रहे हैं। 18-19 को आ जाएगा, बेहतरीन करने को मिलेगा, सारा एक एक आंसर उसका दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है भाई? क्लियर है? लैग कर रहा है क्या? पास हो जाऊंगा अगर सर पास हो जाऊंगा, रिलेशंस, प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस पढ़ लूँ। बिल्कुल, मैट्रिसेस पढ़ लो, रिलेशन फंक्शन पढ़ लो, डिटर्मिनेंट्स पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, सेक्शन सी पढ़ लो, बस पास हो जाओगे। इतना पढ़ लो पास हो जाओगे, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। श्रीजल तिवारी, इतना पढ़ लो पास हो जाओगे। वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं, पहले कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है द फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। कह रहा है द लाइन विद द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 1 इज द टैंजेंट टू द ग्राफ ऑफ f एट x इज इक्वल्स टू 4। सो f4 का जो टैंजेंट है दैट इज गिवन बाय, उसकी इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 1। सो ये y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 1 क्या है? ये है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कहां पे? एट x इज इक्वल्स टू 4, एट x इज इक्वल्स टू 4 पे जो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है वो ये दी है। कह रहा है फर्स्ट पार्ट में राइट डाउन f डैश 4, तो f डैश 4 निकालना है। f डैश 4 निकालना है मतलब यही फंक्शन दिया है, ठीक। इस फंक्शन को, ये y जो है ये किसके बराबर होता है? ये y fx के बराबर होता है, तो ये जो fx है ये किसके बराबर है? 6x माइनस 1। इस फंक्शन का f डैश 4 निकालना है, या इसको ऐसे ना समझो, इसको ऐसे समझो, ये टैंजेंट है। f डैश 4 का मतलब क्या है? कि जो भी हमको फंक्शन दिया था, अगर हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके x की जगह 4 रख दें तो हमको क्या मिलेगा? किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब अगर एक फंक्शन दिया है, लेट्स से ये फंक्शन है, यहां पे x इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है, यहां पे x इज इक्वल्स टू 4 है, तो x इज इक्वल्स टू 4 पे इस फंक्शन का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? इस फंक्शन का जो स्लोप है एट x इज इक्वल्स टू 4 वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, टैंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। टैंजेंट दिया हुआ है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 4,
तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करें dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 4, किसके बराबर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 6 के बराबर। अब क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद x बचा ही नहीं, कोई बात नहीं, 6 आ गया, अब x इज इक्वल टू कुछ भी रखो तो आंसर 6 ही आएगा। तो ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। कह रहा है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f-4, सो f-4 इज इक्वल टू 6। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड f ऑफ 4, तो f ऑफ 4 का मतलब है, f ऑफ 4 का मतलब क्या है कि x की जगह 4 रख दो। तो अगर x की जगह 4 रख दें f ऑफ 4 तो कितना आ जाएगा, x की जगह 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 23। सो f ऑफ 4 किसके बराबर आ गया, 23। f ऑफ 4 का मतलब है जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू होगी 23। दैट्स इट, खत्म, समाप्त। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आंसर आ गया 6 पहले का और 23 दूसरे का, ठीक है। जितने लोग आंसर दे रहे हैं आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही कह रहा है, डिटरमाइन द इंटरवल, इंटरवल निकालना है जिसपे ये फंक्शन इंक्रीजेस, जिसपे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसका इंटरवल निकालना है जिसपे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। फिर से थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देते हैं, जिसपे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। बताइए कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है, इसका आंसर बताइए, इंक्रीज कहां से कहां तक कर रहा है। अच्छा ये तो वही सेम वाला हो गया, पिछला वाला क्वेश्चन और ये सेम हो गया, सेम हो गया, ये भी इंक्रीज वही से कर रहा है, सेम है, सेम है, छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था, इसकी वैल्यू जल्दी से बताइए क्या आएगी ना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस p-3 दिया है, px इज इक्वल्स टू u टाइम्स ऑफ vx, कह रहा है फाइंड p-3। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p-3, यहां से p-3 की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p-3, बताइए p-3 की वैल्यू क्या आएगी यहां से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुनु मकुरु सुधारी, बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। क्या बात है भाई अंश जी, बहुत ही सुविचार बोले हैं। राइट, बताइए p-3 किसके बराबर है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में ओपन एंड क्लोज इंटरवल कब होगा, अमन अहमद। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में ओपन और क्लोज कब होगा, चलो बताते हैं, ओपन और क्लोज कब होगा। कृष्णा कह रहे हैं 0 आ रहा है, चिराग कह रहे हैं 0 आ रहा है, गिरिराज कह रहे हैं 0 आ रहा है, सब कह रहे हैं 0 आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। टैंजेंट दिया था तो स्लोप क्यों निकाला भाई, टैंजेंट अगर दिया था तो स्लोप इसलिए निकाला क्योंकि जो टैंजेंट का स्लोप होगा वही तो कर्व का भी स्लोप होगा ना। अगर कोई कर्व दिया है तो इसका स्लोप यहाँ पे उस किसके बराबर होगा, इस कर्व का स्लोप यहाँ पे किसके बराबर होगा, इस कर्व का स्लोप यहाँ पे बराबर होगा टू द स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो टैंजेंट का भी जो स्लोप होगा और इस कर्व का भी जो स्लोप होगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसलिए हमने डायरेक्टली टैंजेंट को डिफरेंशिएट कर लिया, हमको टैंजेंट का स्लोप मिल गया। हमसे कह रहा था कर्व का स्लोप बताओ, तो कर्व तो हमको दिया ही नहीं था, एफ तो हमको दिया ही नहीं था, तो एफ हम निकाल कैसे पाते, या तो इंटीग्रेट करते फिर एफ निकालते, वो लंबा हो जाता। हमने क्या किया, डायरेक्टली टैंजेंट को डिफरेंशिएट किया, टैंजेंट का स्लोप आ गया, क्योंकि हमको पता है जो टैंजेंट का स्लोप है वही कर्व का स्लोप है, इसलिए हमने उसको टैंजेंट का स्लोप निकाल लिया। अब यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा u डैश vx इंटू v डैश x एट x इज इक्वल टू 3 निकालना है। सो ये हो जाएगा u डैश v3 इंटू v डैश 3। अब v डैश 3 किसके बराबर है, v डैश 3 बराबर है 0 के, तो 0 इंटू समथिंग कर दोगे 0 ही आ जाएगा। सो फाइनल आंसर आ गया 0 के बराबर। जो 0 कह रहे हैं उन लोगों ने गेस्ट पेपर अच्छे से लगाए हैं, मेहनत की है, क्वेश्चन के आंसर्स आ रहे हैं, आपका पेपर अच्छा होने वाला है। जिसका आंसर 0 नहीं आ रहा है भाई समझ लो और मेहनत करने की कोशिश करो। माइनस में आंसर नहीं है, राजा द हैकर, 0 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टैंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग दिस पॉइंट्स। कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे एक पॉइंट फाइंड कीजिए जिस पॉइंट पे ये जो टैंजेंट है वो पैरेलल है इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले कॉर्ड के, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले कॉर्ड के। तो सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया और निकाल लिया क्या, टैंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टैंजेंट। सो स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आगे x माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक,
अच्छा dy बाई डी एक्स आ गया, हमसे कह रहा है कि ये जो टैंजेंट का स्लोप निकाला, दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप ऑफ टैंजेंट, राइट। सो दिस टैंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड दिस। अब इस कॉर्ड का भी स्लोप निकाल लेते हैं, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड का स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, कॉर्ड का स्लोप बराबर आ जाएगा जो बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y1 x1 लेना है, तो लेट्स से दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। सो y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 2, किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 के बराबर। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना आ गया, 2। Now if the slope of chord is 2 and the tangent is parallel to the chord, that means इन दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा। तो हम dy by dx की जगह क्या रख दे, dy by dx की जगह रख दे 2, क्योंकि ये 2 के बराबर है। सो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचा, 1 बचा। सो माइनस 2 को इधर भेजा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ x इज 3। हमसे कह रहा है फाइंड अ पॉइंट, पॉइंट का मतलब होता है वी हैव टू फाइंड बोथ द कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख देते हैं, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई 1। कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, तो वो पॉइंट क्या आ गया, द पॉइंट इज देयरफॉर द पॉइंट इज 3,1। सो दिस इज द पॉइंट जहां पे बनने वाली टैंजेंट का स्लोप विल बी इक्वल टू द कॉर्ड का स्लोप, या यहां पे बनने वाली जो टैंजेंट है दैट विल बी पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। इज दिस क्लियर? अगर ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। 3,1 बहुत बढ़िया, 3,1 सबका आ रहा है तो आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक ज़माना था जब 10 बजे सो जाता था मैं, और अब सुबह के 2 बजे तक नींद नहीं आती। भाई होता है ऐसा, बिल्कुल। एक ज़माना था मैं भी सो जाता था जल्दी और मैं उठता था 12 बजे। आजकल तुम लोग के बोर्ड में मैं भी सोता हूँ देर से लेकिन उठ जाता हूँ जल्दी। तो ये ज़माना मेरा भी बदल गया है, आपका भी बदल गया है, डेफिनेटली बदलेगा ही बदलेगा। चलिए भाई ये क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे जो हैं 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एओडी का रिवीजन, जिस पे हम लोग आ गए। हम लोगों ने रेट मेजर कर लिया, हम लोगों ने टैंजेंट्स नॉर्मल कर लिया। अप्रॉक्सीमेशन इज आउट ऑफ सिलेबस, उसको मत पढ़िएगा। अप्रॉक्सीमेशन, एरर, वो सब आउट ऑफ सिलेबस है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? जो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं 6 नंबर के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, ये आर के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द altitude of a right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of r is 4r by 3. Also show that the maximum volume of the cone is 8 by 27 volume of the sphere. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है। Show that the altitude of a right circular cone, cone जो है वो एक स्फेयर के अंदर बंद है, ठीक है। तो एक स्फेयर बनाया। सबसे पहले हमको क्या करना होता है 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, सबसे पहले हमको करना होता है फिगर बनाना होता है। सो वी हैव टू ड्रॉ द फिगर। सबसे पहले हमको क्या करना है, फिगर बनाना है। फिगर हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक। अच्छा, कह रहा है शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, इसका ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड बोले तो इसकी हाइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब आर जो है वो स्फेयर का रेडियस दिया, रेडियस ऑफ स्फेयर इज गिवन। व्हाटएवर इज गिवन इन द वर्ड प्रॉब्लम विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं इन वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को करने के लिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसका डायग्राम बनाते हैं। हमने डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाने के बाद हमको जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पे किसको मैक्सिमाइज करना है, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, show that the altitude of a right circular cone of maximum volume. So according to the question हमको क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। We have to maximize the volume. तो वॉल्यूम किसके, कोन को। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहां पे r है रेडियस ऑफ द कोन, कोन का रेडियस, और h। अच्छा, अब यहाँ पे स्फेयर का रेडियस स्मॉल r से दिया है, तो हम कोन के रेडियस को कैपिटल R से ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल R स्क्वायर इंटू h, ठीक, क्योंकि स्मॉल r दिया था रेडियस ऑफ द स्फेयर, तो हमने कैपिटल R ले लिया
कैपिटल आर ले लिया एज द रेडियस ऑफ द कोन। रेडियस ऑफ द कोन कैपिटल आर के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर ये सेंटर है स्फेयर का और इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दें तो ये रेडियस हो जाएगा, ये आर के बराबर, और यहाँ से यहाँ तक ये जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। तो ये भी किसके बराबर हो गया, ये भी आर के बराबर हो गया। तो एक आर ऊपर एक आर नीचे, ठीक। अच्छा, अब अगर इस पूरे कोन की हाइट को हम मान लें h के बराबर तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट। सो दिस विल बी, पूरी हाइट h है तो ये हो जाएगा h माइनस आर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस आर के बराबर। बताइए क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इज दिस क्लियर? ये क्वेश्चन सबको देखो, एक एक करके स्टेप बताऊंगा, सबसे बताऊंगा और ये करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कहीं का भी क्वेश्चन हो सकता है, किताब का ही क्वेश्चन होगा, मैं क्वेश्चन बनाता नहीं हूं भाई। रेड मेजर, टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है रेड मेजर, टेंजेंट और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट और रेड मेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर पीवाईक्यू कर लूँ सेकंड डेरिवेटिव की? सेकंड डेरिवेटिव की पीवाईक्यू करने से फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया सबको। टोटल हाइट हमने कोन की ले ली h के बराबर, ये रेडियस हो गया स्फेयर का, ये भी रेडियस हो गया स्फेयर का, तो ये h माइनस आर आ गया। अब यहां पे देखिए अगर इसको हम ले लें a, इसको हम ले लें a, इसको हम ले ले a के बराबर, इसको ले ले b के बराबर, इसको ले ले c के बराबर और इसको ले ले d के बराबर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है BCD, ये BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि ये 90 डिग्री पे होता है, सर्कुलर, राइट सर्कुलर कोन है। तो अगर हम इस ट्रायंगल BCD में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको r की वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू। तो आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, या कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। कौन सा थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है जिसको हमको मैक्सिमाइज करना है, ये फंक्शन दो वेरिएबल में आ रहा है, आर और एच के टर्म्स में। हमको इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। नाउ इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस इनटू सिंगल वेरिएबल, हमको कोई ना कोई कंडीशन क्वेश्चन में पक्का दी होगी, उस कंडीशन के हिसाब से हम इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 नंबर का आ सकता है ये क्वेश्चन भाई, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने ट्रायंगल BCD में वी हैव यूज्ड द पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हेन वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R स्क्वायर। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कैपिटल R स्क्वायर ओवर हियर। वी विल गेट 1/3 पाई h। कैपिटल R स्क्वायर इज हाउ मच? कैपिटल R स्क्वायर इज स्मॉल r स्क्वायर माइनस h माइनस r का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा कैपिटल आर स्क्वायर। नाउ अंडरस्टैंड, वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेंट। नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर, a sphere of radius r is given in the question. So this small r will be treated as a constant. Always remember, whatever is given in the question will be treated as a constant. So small r will be treated as a constant. ठीक है, स्मॉल आर कांस्टेंट है। अब ये टोटल कन्वर्ट हो गया एक वेरिएबल में। सो सबसे पहला स्टेप होता है टू मेक द डायग्राम, सेकंड स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज। थर्ड पॉइंट क्या होता है, कन्वर्टिंग दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनटू अ सिंगल वेरिएबल, जो हमने कन्वर्ट कर लिया है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, अप्लाई द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। बस यही करना है, यू हैव टू अप्लाई 4 थिंग्स, 4 पॉइंट्स इन एवरी 6 मार्कर, यू विल गेट द आंसर। पक्का फॉर श्योर आंसर आएगा ही आएगा, अगर सही से डिफरेंशिएट कर रहे हो, सही से सॉल्व कर रहे हो तो, राइट। तो इसको हमने यहां पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू h। सो ये आ जाएगा dv/dh इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, इस h को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो h r स्क्वायर। अच्छा पहले इसको h को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा dv/dh इज 1/3 पाई, h को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा r स्क्वायर h माइनस h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर h प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 2HR, 2HR इंटू h, तो 2h स्क्वायर r ये आ जाएगा। सो हमने क्या किया, इस h को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया h r स्क्वायर, इस h को इस ब्रैकेट को ओपन अप किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे h स्क्वायर इंटू h करेंगे तो ये h क्यूब आ जाएगा
ये आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच करेंगे तो आर स्क्वायर एच आ जाएगा विद अ नेगेटिव साइन, और ये माइनस 2HR था तो 2H स्क्वायर आर आ गया। ठीक है, हमने H भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस ब्रैकेट को ओपन अप भी कर दिया, एक ही स्टेप में कर दिया। ठीक, अब यहां से आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या ये। अब करना क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, जैसे ही आपने इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, डिफरेंशिएट करके पुट इट इक्वल टू 0, इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो अगर इसको 0 से यहाँ पे इक्वेट कर दें तो हमको क्या मिल रहा है, ये वाला कांस्टेंट पूरा उधर चला जाएगा। यहाँ से एच स्क्वायर अगर कॉमन ले लें सो 1/3 पाई एच स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस एच प्लस 2R इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इस सबको उधर भेज दिया, 0 हो गया। सो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, 2R के बराबर आ गई। द वैल्यू ऑफ h इज 2R। शो क्या करना है, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ R इज 4R/3। ठीक है, तो हमको निकालना है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ R, स्फीयर ऑफ रेडियस R इज 4R/3। तो ये 4R/3 आना चाहिए था h की वैल्यू। हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ तो गड़बड़ किया दया। थोड़ा सा करते हैं क्या, वापस चलते हैं, बैक ट्रैक करते हैं, इसको जरा सही से ओपन अप करते हैं। शायद जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ गड़बड़ कर दिया, इसको दोबारा कर लेते हैं। एक बार इसको ओपन अप करते हैं यहाँ पे प्यार से आराम से, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर इस h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, h को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 1/3 पाई h, ये हो गया R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2HR। ठीक, ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई h, ये हो गया R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस 2HR। R स्क्वायर से माइनस R स्क्वायर कट गया, इस h को अंदर ले जाते हैं तो v की वैल्यू आ गई 1/3 पाई इंटू h को अंदर ले जाएं सो माइनस h क्यूब प्लस 2HR 2h स्क्वायर R, ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। तो अगर इसको अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, मैं इसको यहाँ पे हटा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, dv/dh, h के टर्म्स में कर लिया। अब निकालते हैं dv/dh। सो h के टर्म्स में 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर किया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ गया माइनस 3h स्क्वायर प्लस 4HR। R कांस्टेंट है, R को रोका, 2 कांस्टेंट है, 2 को रोका, h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2h 4HR एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये 0 के बराबर आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया 3h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4HR, h स्क्वायर से h कैंसिल आउट हो गया। सो h की वैल्यू आ गई 4/3R। देखिए आ गया, वहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गड़बड़ कर दिया, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, तो h की वैल्यू आ गई 4/3R, 4/3R। सो ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू 4/3R। अगर आपने कैलकुलेशन सही की है, सब कुछ सही किया है, तो आंसर आपका डेफिनेटली सही आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। ITF कब होगा, दिव्यांश पांडे भाई, ITF बहुत जल्दी होगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। बता दूंगा कब होगा, बता दूंगा कब होगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। ITF होगा, जल्दी ही होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने में हालत ख़राब हो जाती है, कोई बात नहीं भाई, सबकी हालत ख़राब होती है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ ही रहा था, गलत कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, मैंने वापस सही कर दिया। देखो समझ आ ही रहा था, क्या किया था, डिफरेंशिएट किया, इसमें हमने h की वैल्यू रखी, इसको ओपन अप किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किया, फिर R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फिर अब इसको लास्ट में जब पूरा ये आसानी से सॉल्व हो गया, जब ये पूरा h के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखा, h की वैल्यू आ गई 4/3R। ठीक, अभी हमसे क्या कह रहा है, ऑल्सो शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो कोन की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कोन की वॉल्यूम किसके बराबर थी, 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर h के बराबर। h और स्मॉल r में हमको पता चल गया रिलेशन, h इज इक्वल्स टू 4/3 स्मॉल r, और कैपिटल R की वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, h की वैल्यू, ये जो वॉल्यूम था ना, ये जो वॉल्यूम था ना, इस वॉल्यूम में h की वैल्यू, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ h विच इज 4/3R। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, देखिए। तो इसको मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम है, जगह है कम, सॉल्व करना है। h की वैल्यू आ गई है किसके बराबर,
4r/3 के बराबर। ठीक, चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो यहां से आ गया v, मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है। सो दिस इज 1/3 पाई h क्यूब माइनस h क्यूब। h की वैल्यू कितनी थी? h की वैल्यू 4/3, सो माइनस 4/3 r का होल क्यूब प्लस 2 h स्क्वायर। h स्क्वायर कितना हो जाएगा? h स्क्वायर हो जाएगा 4/3 r का होल स्क्वायर इंटू r। ये आ गया। सो हमको दिखाना है ये जो वॉल्यूम है दैट इज 8/7 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब एक तरफ कर लो और बचना क्या चाहिए? 8/27 बचना चाहिए। बस ये हमको दिखाना है। तो जुगाड़ लगा लो, जो दिखाना है, जो प्रूफ करना है वो हमारे दिमाग में पहले होना चाहिए, जहां तक हमको पहुंचना है। अगर आपको आंसर पता चल जाए तो आप क्वेश्चन तक पहुंच ही जाते हो ना, आंसर तक तो पहुंच ही जाते हो जुगाड़ लगा के। बस हमको आंसर पता है कि हमको 4/3 पाई आर क्यूब अंदर बनाना है और बाहर 8/27 बनाना है, हमारा काम हो गया। ठीक है, नाउ 1/3 पाई हो गया। ठीक है, अब इसको अगर 4/3 का क्यूब करें तो ये क्यूब करने पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27 माइनस 64/27 आर क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, 3 का स्क्वायर इज 9 आर क्यूब। ये आ गया यहाँ से। ठीक, अब इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पे आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई। अब इसमें से अगर हम 1/9 बाहर निकाल लें, 1/9 बाहर क्यों निकाल लें? क्योंकि हमको 8/27 चाहिए। 1/9 अगर इसमें से बाहर निकाल लें इंटू 1/9, तो 1/9 बाहर निकालने पे क्या मिलेगा? अच्छा, हमको क्या चाहिए? 8/27, तो 9 3 27 मिल जाएगा। 8 भी बाहर कर ले, तो 8/9 अगर हम कांस्टेंट बाहर निकाल लें, क्यों बाहर निकाल लें? क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है वो हमको पता है, तो हम उसी जुगाड़ से चल रहे हैं, हम उसी माइंडसेट से चल रहे हैं। 8/9 बाहर निकाल के हमको 8/27 मिल जाएगा। ठीक है, 8/27 मिल जाएगा, तो ये हमने बाहर कर लिया। अब हमको 8/9 बाहर करने पे क्या बचा? यहाँ पे बचा -8/3 आर क्यूब प्लस 8 बाहर किया, ये बच गया 4 आर क्यूब। ये बचा यहाँ से। ठीक, सो ये हो गया v इज इक्वल्स टू 8/9 3 27 पाई इंटू अंदर क्या बचा? अब अंदर अगर अपन एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा -8 आर क्यूब प्लस 4 3 12 आर क्यूब टोटल अपॉन 3। ये बचा। सो इस पाई को भी अंदर ले जाइए तो वॉल्यूम क्या बचा? ये हो गया 8/27 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए, जो प्रूफ करना था वो अपने आप आ गया। आपने सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाया, थोड़ा सा दिमाग लगाया और आपने सॉल्व कर लिया। दैट वॉल्यूम इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे अपने आप 4/3 पाई आर क्यूब बचा। 12 में से 8 माइनस करोगे 4 आर क्यूब बाई 3 और पाई अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 4/3 पाई आर क्यूब। सो जो हमको दिखाना था वो हमने दिखा दिया है। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है भाई? हाँ या ना, जल्दी बताइए, क्या ये क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हेंस प्रूफ, यस, हंस प्रूफ। कल की क्लास किसकी होगी? इस वीडियो के बाद आपके पास एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं बता रहा हूँ कि कल हमारा क्या क्या रिवीजन होगा। सुबह 7 बजे हम लोग मिलेंगे 7 बजे सब लोग उठेंगे। जय माता दी, जय हिंद, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सब कुछ कर रहे होंगे सुबह उठ के। और फिर उसके बाद 9-10 बजे से हमारी शुरू हो जाएगी लाइव। कल 10 बजे से लाइव लेंगे, सुबह 10 बजे से 9 बजे, थोड़ा जल्दी हो जाता है, 10 बजे से कल लाइव लेंगे, 10 से 12 लाइव। ठीक है, 10 से 12 लाइव। क्लियर है भाई? ठीक, अभी ये क्या क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया? अभी पूरा नहीं हुआ। हमको क्या करना था? मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमाइज करने के लिए जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करने पे हमको क्या मिला था? dv/dh आ गया था। ठीक है, dv/dh आ गया था। इस dv/dh को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे d² v/dh², तो ये कैसा आ जाएगा? ये आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो जब इसको दोबारा एक बार डिफरेंशिएट किया था तो एक बार डिफरेंशिएट करके जो भी मिला उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस इज हाउ यू विल गेट 6 मार्क्स। इसी तरीके से आपके 6 नंबर पूरे आएंगे। 6 नंबर पूरे इस तरीके से आएंगे। कैसे आएंगे? समझ गए? ऐसे आएंगे। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बेहतरीन क्वेश्चन, ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें अगेन छींकें आ सकती हैं बच्चों की, पर इतना भी मुश्किल नहीं है, बस आपको करना आना चाहिए और हो जाएगा।
क्या कह रहा है? प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन राइट सर्कुलर कोन इज हाफ दैट ऑफ द कोन। ये हमको प्रूव करना है। सो कोन के अंदर क्या दे रहा है? कोन के अंदर दे रहा है सिलेंडर। कोन के अंदर सिलेंडर बता रहा है भाई। कोन के अंदर सिलेंडर बना लेते हैं भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हो गया हमारा कोन, ये हो गया हमारा कोन और इसके अंदर है एक सिलेंडर। ठीक, सो ये हो गया कोन, ये हो गई इसकी हाइट। ठीक, सो हाइट ऑफ कोन जो है लेट्स से वो कैपिटल एच के बराबर है और रेडियस ऑफ कोन जो है लेट्स से कैपिटल आर के बराबर है। ठीक, उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो हम ले लेते हैं लेट्स से एच के बराबर और रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो हम ले लेते हैं लेट्स से आर के बराबर। तो ये रेडियस स्मॉल आर के बराबर है। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है? कह रहा है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर यानी आर इज इक्वल्स टू is half that of the cone. So radius of this is half that of the cone. ये हमको प्रूफ करना है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर अगर हमने स्मॉल आर के बराबर लिया है तो ये किसके बराबर है? इस कोन के रेडियस के हाफ के। तो कोन का रेडियस अगर कैपिटल आर है सो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर बाई 2। दिस वी हैव टू प्रूव, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमने एक फिगर बनाया, इस फिगर को हम नामकरण कर देते हैं। लेट्स से दिस इज ए, this is B, this is C, this is D, this is E and this is F। इस तरीके से हमने इसके ट्राइंगल्स को भी नामकरण कर दिया। अब हमको किसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है? कह रहा है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। सो CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA, सिलेंडर का CSA क्या होता है? 2 पाई RH। ये होता है CSA ऑफ द सिलेंडर 2 पाई RH। सो 2 पाई RH को हमको मैक्सिमाइज करना है, इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ गिवन राइट सर्कुलर कोन। नाउ व्हाट इज गिवन? गिवन इज राइट सर्कुलर कोन। देखो मैंने बताया है वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेंट। कुछ भी क्वेश्चन में दिया है भाई हालत खराब हो गई चिल्लाते चिल्लाते, कोई बात नहीं। हाँ राइट, सो कुछ भी क्वेश्चन में दिया है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। क्या दिया है क्वेश्चन में? ऑफ गिवन राइट सर्कुलर कोन। नाउ गिवन राइट सर्कुलर कोन का मतलब है इस कोन की जो हाइट ली है हमने वो भी कांस्टेंट है, इस कोन का रेडियस भी जो लिया है वो भी कांस्टेंट है। तो इसमें h भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। राइट, अब हमको जो ये फॉर्मूला दिया है जिसको मैक्सिमाइज करना है उसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। देयर आर टू वेरिएबल्स r and h। सो नाउ वी हैव टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल r and small h in terms of capital R and capital H। कैपिटल R कैपिटल H के टर्म्स में हमको इसका रिलेशन निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं इसका रिलेशन? तो इसका रिलेशन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसका रिलेशन निकालने के लिए हम यहां पे दो ट्राइंगल्स ले सकते हैं। दो ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स ले सकते हैं? एक ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल CEF। दो ट्राइंगल्स यहां से ले सकते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स? देखिए ये वाले ट्राइंगल्स। कौन कौन से ट्राइंगल भाई? देखो ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दिस ट्राइंगल ADF, दिस इज ADF, और एक छोटा वाला ट्राइंगल। कौन सा छोटा वाला ट्राइंगल? छोटा वाला ट्राइंगल देख लो भाई, छोटा वाला ट्राइंगल ये वाला CEF, ये वाला ट्राइंगल। तो अगर ये दो बड़े ट्राइंगल्स देखें तो क्या ये दो बड़े ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं? द आंसर इज यस, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये 90, ये भी 90, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन। तो ये दोनों AA सिमिलैरिटी से, एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हैं। सिमिलैरिटी पढ़ी आपने क्लास 10th में, राइट? सो वी कैन से ट्राइंगल ADF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CEF बाय AA सिमिलैरिटी। ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। 10वीं क्लास का कॉन्सेप्ट लग गया, अब लग गया तो लग गया, लगाना पड़ेगा। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, AD के करस्पॉन्डिंग CE, DF के करस्पॉन्डिंग EF, ये वाली जो साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। सिमिलैरिटी में आपने क्लास 10th में पढ़ा है। AD किसके बराबर है? AD बराबर है कैपिटल H के। सो AD बराबर है
AD बराबर है कैपिटल H के CE क्या है, CE ये है, CE बराबर है स्मॉल h के, DF है कैपिटल R के बराबर, और EF ये जो है ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r है, तो ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r के बराबर है। ठीक है, ओके अभी हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, h की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल h विल बी इक्वल टू कैपिटल H इंटू R माइनस R टोटल अपॉन कैपिटल R। तो h को हमने इधर भेजा, इस R माइनस R को इधर भेजा और इस R को नीचे भेजा, तो ये हो गया h इज इक्वल्स टू R माइनस R इंटू एच अपॉन कैपिटल R। तो ये आ गई किसकी वैल्यू, ये आ गई स्मॉल h की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल h। अब स्मॉल h की वैल्यू किसके टर्म्स में आ गई, स्मॉल r कैपिटल H, कैपिटल R कांस्टेंट है, स्मॉल r एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया 2 पाई h, r की वैल्यू रख दी, सॉरी 2 पाई r, h की वैल्यू रख दी, h की वैल्यू इज h टाइम्स कैपिटल R माइनस स्मॉल r टोटल अपॉन कैपिटल R। अब यहाँ पे कैपिटल R और कैपिटल H दोनों के दोनों कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। इन कांस्टेंट को भी बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल H बाई कैपिटल R। इस स्मॉल r को अंदर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल R इंटू स्मॉल r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो r से r को मल्टीप्लाई किया, माइनस r स्क्वायर हो गया। अब ये टोटल एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, दैट इज स्मॉल r। इसको स्मॉल r के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देते हैं, सो ये हो जाएगा dA बाई dr इज इक्वल्स टू दिस, एवरीथिंग इज कांस्टेंट बिकॉज ये दिया हुआ है, कोन दिया हुआ है, तो कोन में रेडियस भी कांस्टेंट, हाइट भी कांस्टेंट। ठीक, ये कांस्टेंट हो गया। r स्मॉल r का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैपिटल आ गया, ये आ गया यहाँ से माइनस 2r, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, अब ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रखने का तो इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा r माइनस 2r इज इक्वल्स टू जीरो। सो r की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2r। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R बाई 2। बताइए क्या यहाँ पे ये सब क्लियर है, आपको नहीं क्लियर है? स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर आ गई, कैपिटल R बाय 2 के बराबर आ गई। ठीक है, नो मोर बोर्ड्स, बहुत हुआ अब, नो मोर बोर्ड्स। भाई साल भर अगर पढ़ोगे नहीं तो यही होगा ना, नो मोर बोर्ड्स। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, देखो जिंदगी में कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता, कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि मेहनत करके जब कुछ मिलता है तो उसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, कैसा होता है। अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत मेहनत से लगे हैं और अगर आप उस मेहनत से कुछ रिजल्ट पाते हैं, डेफिनेटली आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है, आपने मेहनत की है। भाई देखो, हर आदमी सक्सेसफुल नहीं होता, हर आदमी अमीर नहीं होता, हर आदमी हैप्पी नहीं होता, हर आदमी की अच्छी सेहत नहीं होती। सिर्फ उन लोग की होती है जो उस पर वर्कआउट करते हैं, जो फैमिली पे वर्कआउट करते हैं उनकी फैमिली लाइफ अच्छी होती है, जो खुशियों पे मेहनत करते हैं उनकी खुशियाँ अच्छी होती हैं, जो हेल्थ पे मेहनत करते हैं उनकी हेल्थ अच्छी होती है, जो पढ़ाई में मेहनत करते हैं उनकी पढ़ाई अच्छी होती है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर चाहे बाद में बोलते रहो कि भाई बोर्ड नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तुम्हारे चाहिए नहीं चाहिए से नहीं होता है। अगर तुमको ज़िंदगी में कुछ करना है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, एंड दिस इज द फर्स्ट माइलस्टोन। 12th क्लास इज द फर्स्ट माइलस्टोन, राइट। सो कैपिटल R बाई 2 आ गया स्मॉल r की वैल्यू। जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया बाय द गिवन कंडीशन। बस यहां पे हमको सिमिलैरिटी लगानी पड़ी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए। ठीक, अच्छा अब इसके बाद अगर हम बात करें 6 नंबर का आएगा, कह रहा है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया। ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया का मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट किया जाए, इफ यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन अगेन, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा। सो अगेन 2 पाई h बाई आर कॉन्स्टेंट है, r का डिफरेंशिएशन 0 और यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2। सो माइनस ऑफ समथिंग इनटू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब आपको पूरे 6 नंबर इस क्वेश्चन में मिलेंगे जब आपने पूरा लिख लिया कि नेगेटिव आने पे जब दोबारा डिफरेंशिएट किया, व्हेन वी डिफरेंशिएटेड दिस अगेन, हमको एक नेगेटिव वैल्यू मिली विच इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या ये सबको क्लियर है भाई? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? ये इस तरीके के 6 मार्कर क्वेश्चंस आने ही आने हैं, पक्का आने हैं भाई। मिनिमम क्या कर लो ना, एओडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस लगा डालो। प्रीवियस ईयर जो आप एमएल अग्रवाल से पढ़ रहे हो, आरडी शर्मा से पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी छोड़ दो, कंसाइज से पढ़ रहे हो,
इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज बुक्स, जस्ट डू द बोर्ड क्वेश्चंस, विच एवर क्वेश्चन के आगे लिखा है ISC 2022, 2018, 2019, 2025, इस वाले क्वेश्चन को अगर आप PYQ 10 साल से कर लोगे तो हो जाएगा। ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आपके PYQ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये वाले क्वेश्चंस आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर डालिए, 10 साल के लगा डालिए, उसी में से या उसी के जैसा कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। अब उसी में से भाई देखो, मैथ्स इज ऑल अबाउट लॉजिक्स। अगर लॉजिक्स क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लॉजिक नहीं क्लियर है आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने देखा ही नहीं है, अगर लॉजिक क्लियर है वो भी कर लोगे। बस पेशेंस रखना है, अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करके रखना है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। लेट इट गो नहीं कर देना है कि भाई अरे क्वेश्चन देखा नहीं आया, हालत खराब हो गई, ठीक है, दिक्कत आ गई, घबराहट हो गई, ये सब नहीं करना है। पॉजिटिव रहना है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आऊंगी और डेफिनेटली मेरा पेपर अच्छा होगा। बस ये पॉजिटिविटी रखो, हो जाएगा। सर ये कैसे पता करें कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर होगा? अच्छा, ये कैसे पता करें? देखो, हमने इस पूरे फंक्शन को दो पार्ट्स में, दो वेरिएबल थे, इसमें r था और h था। हमने क्या किया, इस h की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r, तो h निकाला इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r। जब हमने h की वैल्यू यहां रखी तो ये किसके टर्म्स में कन्वर्ट हो गया? स्मॉल r के टर्म्स में। अब यहां पे ये जो कैपिटल H है, कैपिटल R है, कैपिटल R है, ये सब तो कांस्टेंट है। टोटल फंक्शन, सिंस द टोटल फंक्शन गॉट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल r, देयरफॉर वी विल बी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r। अगर ये टोटल h के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल h के टर्म्स में, तो हम h के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं। बस जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो जिस सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है, उस सिंगल वेरिएबल में आपको उसको डिफरेंशिएट करके रखना है, दैट्स इट। बस यही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बस इतना कर लोगे तो इतने से भी काम हो जाएगा, इतने से भी पढ़ाई हो जाएगी, इतने से भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है सबको भाई? मेरा स्टार्टिंग स्टेप नहीं होता, बाकी सब हो जाता है। स्टार्टिंग स्टेप में बेटा कुछ नहीं करना है, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शन। अब देखिए, स्टेप मार्किंग ISC में होती है, अगर आप पूरा सॉल्व नहीं भी कर पाए तो 6 मार्क्स नहीं जाएंगे, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स कुछ तो मिलेगा, कम से कम 1 नंबर तो मिलेगा फिगर बनाने का। तो फिगर बना के जरूर आओ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज करना है उसको लिख के जरूर आओ। ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू अ सिंगल वेरिएबल, 1 नंबर सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मिल जाएगा, तो यहीं तक कर लो भाई, 3 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर ही तो कटेंगे, 3 नंबर तो मिल जाएंगे। जितने बटोर पाओ उतने तो बटोर लो, जरूरी थोड़ा हर बॉल पे छक्का मारना है। दौड़ के रन लेने तो लेने पड़ेंगे, तो लेने पड़ेंगे। छक्का मारो, बहुत अच्छी बात है, छक्का मार दो, ये क्वेश्चन आ जाए और आप इसी को कर लो, मजा आ जाए भाई, 6 नंबर तैयार हो गए। लेकिन अगर नहीं आए तो क्या करना है, परेशान नहीं होना। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, you have to identify the objective function, you have to convert this objective function into single variable। जैसे ही single variable में convert हो जाता है, क्वेश्चन 2 कौड़ी का हो जाता है, the question की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। कैसे? अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, यू जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट एंड पुट इट इक्वल टू 0। व्हेन यू विल पुट इट इक्वल टू 0, व्हाटएवर दे आर आस्किंग अस टू प्रूव विल बी प्रूव्ड बाय डिफॉल्ट, अपने आप हो जाएगा। फिर डबल डिफरेंशिएट कर दो, अगर दिया है मैक्सिमाइज तो नेगेटिव आएगा, अगर दिया है मिनिमाइज तो पॉजिटिव आएगा। बस खत्म, 6 नंबर पूरे। बस इसी तरीके से करना है एंड यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। चॉइस आएगी क्या बेटा पता नहीं, आई डोंट नो चॉइस आएगी कि नहीं आएगी, इतना ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। चॉइस आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, आएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो भाई और भी अच्छी बात है, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल तगड़ा करा दो तो 80 में 80 आ जाएंगे। बिल्कुल भाई, सब कराएंगे, सब कराएंगे। बेस थ्योरम में सिर्फ 6 नंबर के क्वेश्चन आता है। हाँ बेटा, बेस थ्योरम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी 6 नंबर की आती है। प्रोबेबिलिटी में दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रैंडम वेरिएबल मीन निकालने वाला इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूर करके जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। रैंडम वेरिएबल है ना जो लास्ट वाला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो जरूर करके जाइएगा, वो छोड़ के मत आइएगा। पुलक पांडे को जानते हैं? हाँ भाई, पुलक पांडे को जानते हैं। पुलक पांडे को कभी आगे मिले। 1K लाइक्स, लेट्स गो, करो भाई 1K लाइक्स, देखते हैं। सर आपसे मिलने आना है, मैं अपना पता बताओ आप। माइकल जैक्सन आपको मिलने आना है भाई, माहेश्वरी क्लासेस सर्च कर लो, वहाँ पे लिख लो, गूगल पे आ जाएगा, पता सब आ जाता है उसमें। सर PGT से हो सकता है ये क्वेश्चन, PGT बोले तो PGT से हो सकता है क्वेश्चन। PGT है बेटा, मृदुल शर्मा PGT मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्लास व्हेन? नेक्स्ट क्लास सबसे पहले कल सुबह 7 बजे उठना है और नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल सुबह नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, ठीक है। अब देखिए, ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके का, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस दिए हैं,
सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इंपॉर्टेंट क्या है फिर से बता देता हूं, हमने क्या क्या पढ़ा, रेट मेजर पढ़ा, टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़ा, दैट इज इंपॉर्टेंट। उससे कम इंपॉर्टेंट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, और उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड प्रॉब्लम 6 मार्क्स की जो आएंगी। कल सुबह उठेंगे 6 बजे और फिर से आपसे मिलेंगे, फिर से आपसे बातें करेंगे। सुबह 7 बजे सब लोगों को उठ जाना है, सब लोगों को जयकारा लगाना है, सब लोगों को उठ के गुड मॉर्निंग करनी है। 7 बजे उठ जाएंगे तो आपका पूरा दिन, पूरा स्केड्यूल अच्छा हो जाएगा। बताइए, जो लोगों ने आज मुझे सुबह से लेकर शाम तक फॉलो किया होगा, डेफिनेटली उनको आज दिखा होगा कि उनकी तैयारी अच्छी हुई है, उनकी बेहतरीन तैयारी हो गई है। बाकी जो लोग सो रहे हैं भाई, सोते रहो, सोने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, आराम करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। अभी ये 4 दिन बचे हैं, 3 दिन 4 दिन में जो जो पढ़ लोगे, जितनी मेहनत कर लोगे, ये ज़िंदगी भर मार्कशीट पे लगा रहेगा आपके ठप्पा कि भाई आपने मेहनत की थी और आपका रिजल्ट आया। आप मेहनत करने से मत घबराओ, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, मैं भी आपके साथ जागूंगा, मैं भी आपके साथ सोऊंगा, मैं भी आपको जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, उतना अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और आने वाले दिनों में यही काम फिजिक्स में भी होगा, यही काम केमिस्ट्री में भी होगा, यही काम कंप्यूटर में भी होगा। सो आने वाले दिनों में आपको सारी चीज़ें रिवाइज कराई जा रही होंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, सारी चीज़ें बोर्ड्स की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराई जा रही होगी। तो साथ में मिलके करते हैं, सब लोग साथ मिलके करेंगे तो किसी को भी अकेला महसूस नहीं होगा, किसी को भी ये नहीं लगेगा यार कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बंधु नहीं है। मैं हूँ आपके साथ हमेशा। सुबह 7 बजे से जगेंगे कल फिर से। और कल क्या पढ़ाने वाले हैं, कल की जो क्लास होगी ना, कल की जो क्लास होगी वो हम लोग शुरू करेंगे 10 बजे, 9 बजे नहीं शुरू करेंगे। कल की क्लास हम शुरू करेंगे 10 AM पे। सो वील बी स्टार्टिंग द टुमारोज लाइव एट 10 AM। कल 10 बजे हम क्या करेंगे भाई, कल 10 बजे हम करेंगे स्टार्टिंग इंटीग्रेशन की। सो वील बी स्टार्टिंग विद इंटीग्रेशन। सो कल सुबह 10 बजे किसके लिए पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। सो कल सुबह 10 बजे सब लोग तैयार हो जाना, पेन पेपर लेके। 7 बजे उठना है, 7 बजे उठ के 10 बजे से इंटीग्रेशन करना है। 7 बजे उठ के क्या करना है, 7 बजे उठ के ये जो एओडी के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं इनको सुबह उठ के रिवाइज कर लीजिएगा। अभी सो जाइएगा तभी 7 बजे उठ पाएंगे, अभी जगे रहेंगे तो नहीं उठ पाएंगे। 7 बजे अभी सो जाइए, तुरंत खाना वाना खा चुके होंगे, नहा धो चुके होंगे, सब कुछ कर चुके होंगे, बस अभी सो जाइए। सुबह 7 बजे सब लोग उठेंगे। 7 बजे उठ के यू विल बी प्रैक्टिसिंग एओडी के ये वाले क्या नाम है, रेट मेजर, नॉर्मल्स एंड टैंजेंट्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और वर्ड प्रॉब्लम। कल सुबह सुबह ये एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो जो क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा। उसके बाद सुबह 10 बजे मिलेंगे आपसे इंटीग्रेशन के लिए। तो कल हम करेंगे लंबी क्लास, सुबह एक लंबी सुबह क्लास होगी इंटीग्रेशन की। अब उसमें 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, जो भी लगेगा, पर हम इंटीग्रेशन पूरा निपटा के ही दम लेंगे। तो कल हम करेंगे इंटीग्रेशन। टुमारो इज व्हाट, टुमारो इज 17, टुमारो मतलब टुडे ही हो गया, 12 बज गए, 17 तारीख को हम इंटीग्रेशन तो खत्म कर ही लेंगे। अगर इंटीग्रेशन सही समय पे खत्म हो गया तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी कल के दिन खत्म कर लेंगे। वील बी फिनिशिंग विद डिफरेंशियल इक्वेशन, वील बी फिनिशिंग विद इंटीग्रेशन। बहुत सारे बच्चे आईटीएफ के लिए कह रहे हैं, आईटीएफ की भी क्लास मैं करा दूंगा। आईटीएफ की क्लास के लिए परेशान मत होइए, अभी हमारे पास 18 का दिन बचा है, 19 का दिन बचा है। और कल इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद क्या करना है, गेस्ट पेपर 2 और गेस्ट पेपर 3 दोनों गेस्ट पेपर्स कल लगाने हैं। 2 और 3 दोनों लगाने हैं। 2 लगाएंगे आप 12 बजे से और 3 वाला गेस्ट पेपर आप लगाएंगे शाम को 4 बजे से। 4 बजे से 3 वाला गेस्ट पेपर लगाना है। 12 बजे से 2:30 बजे तक एक गेस्ट पेपर, 2:30 बजे के बाद आपको ब्रेक लेना है, आराम करना है, चिल मारना है, रिलैक्स करना है, और 4 बजे से बैठ के गेस्ट पेपर 3 भी सॉल्व करना है। ठीक है, सही बता रहा हूं भाई, गेस्ट पेपर सॉल्व कर लोगे, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पेपर से पहले फटती है ना जो, वो फटना बंद हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मजा आ गया, बेहतरीन तैयारी हो गई। तो फटेगी नहीं, दिक्कत नहीं आएगी, डर नहीं लगेगा। और डर के आगे क्या होता है भाई, जीत होती है। तो इसलिए डर के आगे जीत मिल जाएगी तुम लोगों को अगर गेस्ट पेपर्स कर लिया तो। ठीक है, चलिए भाई, फेवरेट चैप्टर इंटीग्रेशन, जिसमें सबकी हालत खराब होती है। बहुत बढ़िया, चलिए भाई, सो चलते हैं। Good night, take care, God bless you all. Good night, sleep tight, meet you tomorrow in the morning slide. Yes, so good night, sleep tight, meet you tomorrow in the morning slide. 7 बजे सब लोग मिलते हैं, 7 बजे सब लोग जय हिंद बोलेंगे, जोश चेक करेंगे, और कल सुबह मिलते हैं 7 बजे। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और सुबह उठ के और मेहनत करनी है और पढ़ाई करनी है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।